खुद की नज़र में बेदाग रहो, दुनिया का तो नज़रिया ही खराब है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप लोगों के बीच में 6 to 8 के लिए मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 8 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसमें मैं आप लोगों को पूरे जो सिलेबस होता है 30 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें 15 हिंदी होंगे, 15 इंग्लिश हो, ये सारे क्वेश्चन को मैं दिखा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को 40 क्वेश्चन जो जीएस क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जीके जीएस करेंगे, कुछ करंट अफेयर रहेंगे, कुछ मैथ्स करेंगे। फिर करंट अफेयर के साथ साथ आप लोग को मैथ रहेंगे, साइंस रहेंगे, ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं स्पेशल 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दूंगा, चाहे वो आप लोग का 12th लेवल या इंटर लेवल कहीं क्यों ना हो क्वेश्चन। क्लियर है। उसके बाद मैं 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने पूरे का पूरे साइंस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन करूंगा। अगर आप लोग कर लेते हैं मेरे क्लास को तो बहुत सारे आप लोग का जो भी पढ़े होंगे सारे रिवीजन होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग हिंदी का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। और पूरे 30 क्वेश्चन में आप लोग को 30% यानी कि टोटल 9 नंबर आप लोग लाते हैं तो आप लोग हिंदी इंग्लिश से पास कर जाएगा। क्लियर है। देख लीजिए गद्यांश वगैरह किस तरह से पूछा जाता है। और मेनली आप लोगों को फोकस करना आप लोगों को सामान्य अध्ययन पे, जो कि टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद आप लोग 80 क्वेश्चन आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, नहीं आपके ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन लिख रहा, बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग, तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के रूप में जो माना था बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्रम में प्रथम कदम के रूप में 1874 में, डेट याद रखिए 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई थी। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। तो याद रखिए टिस्को की जो स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। क्लियर है। और यह भारत का वास्तविक रूप से प्रथम लौह इस्पात कारखाना, इससे भी याद रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ याद है कि इससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात कारखाना को अधिक प्राथमिकता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्यों की चयन करें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन लिखा, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। सबसे पहले याद है धौलागिरी पर्वत चोटी नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल, सबसे पहले याद है कि नेपाल हिमालय में स्थित। कहाँ पे? नेपाल हिमालय। बातें करना चाहते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच में है। एक होता है काली नदी, देखिए काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में आप लोगों का कौन सा हिमालय स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और धौलागिरी पर्वत बृहद हिमालय में स्थित है और इसकी लगभग ऊंचाई की बात करना चाहते हैं टोटल है 8,172 किलोमीटर, सॉरी मीटर में है, तो 8172 मीटर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका आंसर आप लोग को पता होगा, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। देखिए सबसे पहले नेपाल हिमालय में भी आता है, उसके साथ बृहद हिमालय का पार्ट्स आता है। इसका टोटल लेंथ कितना है? 8172 मीटर है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सेन कोटा गैप निम्नलिखित में से किन दो नगरों को जोड़ता है। तो याद रखिए सेन कोटा गैप जो होता है ना, दो नगरों को जोड़ता है। पहला होता है मदुरई और केरल को जोड़ता है, मदुरई और केरल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, ये जो जोड़ता है मदुरई, देखिए मैं लिख देता हूँ, मदुरई को जोड़ता है और उसके साथ साथ केरल को जोड़ता है। ये दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? सेन कोटा गैप बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं मुंबई नासिक। तो फ्रेंड्स याद रखें मुंबई नासिक को जोड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं थाल घाट। क्या बोलते हैं? थाल घाट दर्रा। ये आई होप पढ़े होंगे। अब मुंबई और पुणे, तो मुंबई और पुणे को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं भोर घाट। क्या बोलते हैं? भोर घाट। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो भोर घाट दर्रा जो जोड़ता है मुंबई और पुणे को, थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। बातें करना चाहते हैं तिरुवनंतपुरम और केरल के बीच में। तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम और केरल जो होता है इसके लिए पाल घाट होता है। क्या होता है? ये पाल घाट होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नो, पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? ये पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है। याद रखिए पंबन द्वीप राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का ही एक भाग है। अगर बोलते हैं किसका भाग है तो आदम ब्रिज, आप लोग सुने भी होंगे इसके बारे में, आदम ब्रिज जिससे हम लोग बोलते हैं क्या? राम सेतु ब्रिज। तो इसी का ही एक पार्ट्स होता है। क्लियर है। चलिए और पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और फाइनल तभी अगर देखिए ना पूछेगा कहाँ पे स्थित है तो रामेश्वरम लिख सकता है आप लोग। कहाँ पे स्थित है? रामेश्वरम में ये स्थित है। क्लियर है।
चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रा एवं भाका नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्नलिखित में कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं बढ़िया से, तो यहाँ पे लिख रहा है फ्रेंड्स चंद्रा एवं भागा। तो चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियाँ मिलकर नदी जो निर्माण करती है उसे बोलते हैं चिनाब नदी। क्या बनाती है? चिनाब नदी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का कोटा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कोटा शहर। तो फ्रेंड्स याद है कि राजस्थान का जो कोटा शहर होता है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चंबल नदी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो देखिए चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चांदी के लिए जो क्षेत्र बोला जावर, तो फ्रेंड्स याद है कि जावर जो होता है ना वो राजस्थान में फेमस है। कहाँ पे फेमस है? राजस्थान में। अगेन आई रिपीट, चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो देखिए भारत की स्थल सीमा जो होती है कुल 7 राज्यों को स्पर्श करती है। उसके लिए ट्रिक है, आप लोग कभी नहीं भूलेगा। आप लोग ABC कीजिएगा, MNPV, ABC MNPV याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। चलिए मैं आप लोग को रिकॉल करवाता हूँ। A4 हो गया अफगानिस्तान, B4 हो गया बांग्लादेश, C4 चाइना, M4 म्यांमार, N4 नेपाल, P4 पाकिस्तान, V4 भूटान। ये सातों को स्पर्श करती है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो भारत की स्थल सेना जो है अफगानिस्तान को जो टच करते हुए POK के पास क्या होता है? POK को टच करते हैं। फिर पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। क्लियर है? और सबसे छोटा जो स्पर्श करते हैं वो अफगानिस्तान, जो कि फ्रेंड्स 106 किलोमीटर ही स्पर्श करती है। क्लियर है? और सबसे लंबा जो पार्ट होता है वो बांग्लादेश टच करता है। और वही 2 समुद्री सीमा होते हैं जो कि हम लोग याद करते हैं असम से, यानी एस से श्रीलंका, M से मालदीव। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहले अगर भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे स्टेप से आता है, तो 4 स्टेट आता है। उसका 4 स्टेट का नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो काफ़ी मज़ेदार है। तो इसके लिए मैं ट्रिक करता हूँ, आना मामी याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए आपुर होता है, देखिए आपुर होता है अरुणाचल प्रदेश, नागपुर होता है नागालैंड, माफुर होता है मणिपुर, मीफुर होता है मिजोरम। ये चारों स्टेट को आप लोग याद रखिए। अगेन आई रिपीट, आपुर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा। और कुल लंबाई बोले ना तो 1643 किलोमीटर होता है। याद है 1643 किलोमीटर कुल होती है। क्लियर है? और भारत की सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा किससे टच करती है? तो बांग्लादेश से टच करती है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, अभी मैं जस्ट बताया भी था। क्लियर है? तो म्यांमार के साथ कितना लगता है? आना मामी, यानी कि टोटल का टोटल 4 होता है। आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। सबसे पहले फ्रेंड गदर पार्टी, तो याद होगा आप लोगों को गदर पार्टी की स्थापना USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि सन 1913 में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, 1913 में हुआ था। 1 नवंबर 1913 को हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे पता है? सरदार सोहन सिंह भाकना थे। क्वेश्चन आ सकता है इसका संस्थापक कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ये आप लोग सबसे पहले याद रखें, सोहन सिंह भाकना थे। क्लियर है? अब इसका अन्य संस्थापक जो नेता थे, सबसे पहले उसमें आप लोग पढ़ेंगे लाला हरदयाल थे, लाल ठाकुरदास थे, पंडित काशीराम थे, केसर सिंह, फिर सोहर सिंह भागना थे। क्लियर है? अब बातें करना चाहते हैं गदर पार्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गदर पार्टी द्वारा गदर नाम का समाचार पत्र भी निकाला गया था। क्लियर है? और गदर पत्र सबसे पहले जो निकला था वह उर्दू भाषा में निकला था। याद रखिए किस भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में निकला था। क्लियर है? और उसके बाद क्या हुआ था? गुरुमुखी लिपि यानी कि पंजाब की लिपि में, फिर हिंदी में, गुजराती में, पाश्तो में, अंग्रेजी भाषा में फिर निकालने स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है? पाश्तो किसकी राज की भाषा फ्रेंड? तो याद रखिए अफगानिस्तान की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन। देखिए बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? आई होप फ्रेंड्स काफ़ी फेमस था ये। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो था वह मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। किसका था ये? मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। तो अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन है, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? चलिए अब बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ वैसा है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी क्या लिख रही है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में कौन से? तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है व्यवहारिक वेदांत के बारे में। तो फ्रेंड्स याद है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद थे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखिए बात करते हैं राजा राम मोहन राय का। तो फ्रेंड्स याद है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। और दयानंद सरस्वती ने किस चीज़ का किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस चीज़ का स्थापना किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
शारदा एक्ट संबंधित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स शारदा एक्ट का संबंध होता है बाल विवाह प्रतिबंध से होता है। तो बाल विवाह है, बिल्कुल बाल विवाह प्रतिबंध से। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, शारदा विवाह निरोध अधिनियम जो बना था वह 1929 में शारदा अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है? और यह अधिनियम जो है 1929 में यानी सितंबर 1929 में पारित हुआ था और पूरे भारत में जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। क्वेश्चन आता है शारदा एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। क्लियर है? अब देखिए इस नियम में क्या होता है, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की शादी के लिए, देखिए गर्ल्स लोग की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 साल वही पुट किया गया था, वही बॉयज़ लोग के लिए न्यूनतम आयु किया गया था 18 वर्ष निश्चित की गई थी। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो प्रकाशित यहाँ पे जर्नल है उसमें अगर देखा ना तो अल हिलाल है। कौन सा? अल हिलाल। क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो उसमें भी लिखता है अल हिलाल हो गया। क्लियर है? तो चलिए याद रखें ये जो उर्दू भाषा के प्रचार था और फ्रेंड्स इससे जो निकाला गया था आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे से, तो इससे निकाला गया था 1912 में प्रारंभ किया गया था। 1912 में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो था वो 1884 में हुआ था। 1884 में हुआ था। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? तो देखिए जेल में पूरा भूख हड़ताल के कारण, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए देखिए भगत सिंह को तो फांसी की सजा हुआ था, विपिन चंद्र पाल को भी हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बच गया जातिन दास। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिम्मे कौन सा विभाग थे? देखिए बातें करना चाहते हैं रक्षा मंत्री की। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताओ रक्षा मंत्रालय का जो भागीदार मिला था रक्षा कौन करता है? तो रक्षा था जगजीवन राव। कौन थे? जगजीवन राव। विदेशी मंत्रालय के लिए किसके था फ्रेंड? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा था। विदेशी मंत्रालय का जो मिला था आप लोग पढ़े भी होंगे, तो विदेशी के लिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही खाद्य एवं कृषि के लिए जो था वो आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो याद रखें खाद्य एवं कृषि का जो विभाग मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को नियुक्ति हुआ था। क्लियर है? और श्रम विभाग की बातें करना चाहते हैं, श्रम विभाग इसमें दिया नहीं है, तो श्रम विभाग का जो अध्यक्ष बना था बाबू जगजीवन राम को बनाया गया था। क्लियर है? चलिए और क्या इसमें जो था मैं तो बता ही दिया हूँ। ठीक है? और याद रखिए फ्रेंड्स इसमें, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 47 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ अच्छा लग रहा है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोग के सामने ये रहा, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपरोक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में है। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन ये एक समान सिविल संहिता नियम जो कि फ्रेंड भारत में आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत आता है। किस में आता है? 44 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर। क्लियर है? सुनते जाए इसके बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अपेक्षा की गई। क्लियर है? याद रखिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला, अगर देखिए अगर देखा इसमें 2 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो थे आप लोग का गोवा थे जो कि देखा है ना, तो ये आप लोग का एक पुर्तगाल के रूप में आया था। क्लियर है? तो इसे पूरे भारतीय नहीं मान सकते हैं। और अभी भारत में जो लागू हुआ था कहाँ पे? तो आप लोगों को पता होगा 29 जनवरी को। देखिए 29 जनवरी 2025 से समान सिविल संहिता जो लागू किया था भारत का लागू करने वाला प्रथम राज्य बना उत्तराखंड। कौन लागू किया? उत्तराखंड। तो ये भी याद रखिए उत्तराखंड लागू किया। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 41। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताऊँ आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, देखिए कुछ दशाओं में आप लोगों को काम मिल जाएगा। फिर शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। आप लोग देखे होंगे आपके क्षेत्र में, आपके जो गली मोहल्ले में आप लोग देखें मनरेगा का कार्यक्रम स्टार्ट किया था राज्य सरकार के द्वारा, तो आर्टिकल 41 के तहत होता है। क्लियर है? वही आर्टिकल 42 में न्याय संगत एवं मानवाची दशाओं में तथा प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध किया जाता है। वही बात करना चाहते 43 में, तो 43 में निर्वाह मजदूरी के लिए उपबंध करवाया था। इस सबसे सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है विधान परिषद के रिगार्डिंग। सबसे पहले लिख रहा है विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य का पहचान करें। ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के एक के साथ तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है।
3 लिख रहा, तो बिल्कुल ही सही है। देखिएगा, याद है विधानसभा में जो भी सदस्य होता है विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है इसमें, ठीक है। फिर देखिए, कुल सदस्य संख्या 300 से अधिक नहीं हो सकते, ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है। कुल सदस्य संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो, ये तीनों का तीनों सही है विधान परिषद के लिए, क्लियर है। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी होता है, तो देखा तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में 1 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। चलिए बातें करना चाहते हैं विधान परिषद की। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा विधानमंडल का 2 पार्ट्स होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो देखिए विधान परिषद जो होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 169 में डिस्कस किया गया, आर्टिकल नंबर 169 में डिस्कस किया गया। और भारतीय संविधान में के अनुसार ये भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं वहाँ पे विधान परिषद है, जिसके लिए मैं आप लोग के सामने लिख दिया। थोड़ा सा आप लोग कम बात कीजिए, बहुत ज़्यादा बात करें। अब देखिए कम बात याद कर लीजिएगा। देखिए कम बात से देखिए, के फॉर हो गया कर्नाटक, यू फॉर हो गया उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश और टी फॉर तेलंगाना। यानी 6 ऐसे राज्य जहाँ पे भारत में विधान परिषद है, क्लियर है। और इसके लिए जो मिनिमम एज होता है, यानी इसमें जो एमएलए बनता है, यानी एमएलए बनता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो एमएलए बनता है ना, उसका न्यूनतम उम्र जो होता है वह 6 वर्ष होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, आई थिंक आप लोग को पता भी होगा। और इसका जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख किया गया, संरचना की बात करना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 171 में किया गया। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और ये सब सारी जो नियम है आर्टिकल नंबर 171 के अकॉर्डिंग था ये। चलिए, अर्थव्यवस्था में वेबरिज वक्र क्या दर्शाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे अर्थव्यवस्था तो उसमें पढ़े होंगे वेबरिज वक्र। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वेबरिज जो वक्र होता है वह बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स आ चुका है, देखते हैं क्या लिख रहा है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपये कमाते हैं तो इसका व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा? देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़े, अपने अकॉर्डिंग नहीं बना। देखिए क्वेश्चन लिख रहा है ए और बी के, चलिए थोड़ा सा मैं छोटा लिख के देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए एक ए व्यक्ति और यहाँ पे बी है। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। वही बात करें बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों का काम देखा तो 30 डेज में होगा। इसका एफिशिएंसी 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि देखा ना, तो ए का क्षमता, ए का एफिशिएंसी 3 आ रहा है और बी का एफिशिएंसी 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है बी काम प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। सबसे पहले बी अगर काम जुड़ रहा है, देखिए क्या लिख रहा है, बी काम प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद ए भी काम जुड़ जाता है। तो देखिए 5 दिन बाद, तो यानी कि आगे सबसे पहले बी काम को प्रारंभ कर रहा है। देखिए यानी बी जो आप लोग काम तो प्रारंभ कर रहा, लेकिन 5 दिन बाद एक जुड़ रहा है, यानी कि 5 दिन लगातार, देखिए 5 दिन लगातार बी काम किया। तो बी का एफिशिएंसी कितना था? 2 था। तो 5 को 2 से गुना किया यानी कि 10 दिन हो गया। यानी कि बी द्वारा अकेले 5 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? 10 हो गया, क्लियर है। टोटल काम कितना था? 30 था। तो 30 में से 10 को माइनस करेंगे, 20 बच गया। अब ए और बी दोनों मिलकर करेगा। अब देखिए ए और बी दोनों का अगर देखिए मिला देंगे तो 3 और 2 5 हो गया, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी देखिए 3 तो 5 हो गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का पावर में 20 कितना बार में आता है? 4 बार में। कितना आ गया फ्रेंड्स? 4 बार में। आई होप आप लोग समझ आ गए। ए प्लस बी मिलकर इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा, यहाँ आप देखिए ए कुल 4 दिन तथा बी कुल कितना दिन में? 5 दिन में करता था। यानी टोटल देखिए ये तो 4 इधर हो गया, अभी शुरू से 5 दिन में था, यानी टोटल देखा तो 9 दिन में काम करेंगे। यानी ए कुल 4 दिन तथा बी कुल ना 9 दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए ए का एफिशिएंसी कितना आ गया था? तो ए का अगर आप लोग देखिए तो 4 हो गया। ए का कितना हो गया? 4 होगा। अब बी के लिए देखिए तो शुरू में तो 5 था, लेकिन इसके साथ 4 किया तो 5 चल लो ना। तो आप लोग को बताने जा रहा हूँ ए द्वारा, सबसे पहले ए द्वारा किया गया काम। तो फ्रेंड्स ए का द्वारा किया गया काम कितना था? 4 था। इसका एफिशिएंसी कितना था? 3 था। तो 4 थे कितना हो गया? 12 काम हो गया। वही बी के द्वारा किया गया था 9 था और इसका एफिशिएंसी 2 था। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया, क्लियर है। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन लिख रहा था यदि वे 60 रुपये कमाते तो व्यक्तिगत हिस्सा। तो फ्रेंड्स आप लोग 60 रुपये कमाता तो आगे ए के लिए करिएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना था? 12 था। तो 12 टोटल क्या लिखिएगा? टोटल क्षमता 12 18 जोड़े 30 आएगा। तो देखिए ए के लिए था ये, तो इसको सॉल्व किए थे 30 दूनी 60, यानी ए के लिए आ गया टोटल 24 रुपये आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार बी के लिए कीजिएगा ना तो टोटल 36 रुपये आ जाएगा। लाने के लिए तरीका आप लोग को क्या करना, वही करना, 60 कर देना है गुना 18 बटा क्या किया 30, 30 दूनी 60 यानी टोटल 36 आ गया। तो ए के लिए 24 रुपये आएगा, वही बी के लिए बात करना चाहते हैं 36 रुपये आएगा, क्लियर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से इसको देख सकते हैं हमारा वीडियो को, क्लियर है। आई होप मैं अच्छा से समझाने का प्रयास किया हूँ। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्य तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता के एकमात्र पुत्र है। सौम्य प्रीतम से क्या संबंधित है? अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माँ हो जाएगा। क्या होगा? ये माँ हो जाएगा।
8% वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीना के लिए 15,625 रुपये पर CI क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक लिख रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक रूल होता है, जब भी अर्धवार्षिक की बात करना चाहते हैं, जो समय रहता है, जो समय होता है उसे दुगुना कर देते हैं और जो रेट होता है उसे हाफ करते हैं। यानी कि देखिए ये जो रेट था ना 8% है, उसका हाफ कर दे 4% हो जाएगा। समय 1 वर्ष 6 महीना था, यानी कि देखा है ना, तो 1 वर्ष 6 महीना था, यानी कि देखा है तो 1.5 वर्ष था। 1.5 को 2 से गुना करेंगे यानी 3 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। आप लोग को 4% के अकॉर्डिंग 3 साल का निकालना है। तो सबसे पहले 4% को निकाले तो 4 बड़ा 100 कहते हैं 25 आएगा। तो 25 मेन था, यहाँ पे 1 रुपया इंटरेस्ट आया, 25 से 26, 3 साल के लिए करना। 25 से 26 कीजिएगा, यहाँ भी करेंगे 25 से 26 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 गुना 25 125, 125 को आप लोग 25 से गुना कीजिए, सॉरी 25 गुना 625 को 25 से गुना कीजिए तो 15,000 आएगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी गुना कीजिएगा ना, टोटल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं या फिर सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका राइट आंसर जो आएगा आप लोग के बीच में आएगा 1951 आएगा। क्या आएगा? 1951 है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% के बराबर है। 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखिए तो MP निकला, तो यहाँ पे देखिए इसका MP यानी मार्क प्राइस के रुपीस अगर देखिए तो कितना रुपया लिखा? 100 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे मार्क प्राइस 100 रुपया ले दिए। अब बात करना चाहते हैं इसका CP। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। तो देखिए CP क्या लिखेगा? इसका 64 रुपये के बराबर है, तो हम लोग 64 कर दिए। अब क्या लिखा? 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए 4% का छूट देना, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है जब भी छूट देते हैं फ्रेंड तो MP पे देते हैं। तो MP के छूट देने के बाद आप लोग को SP होता है, यानी कि SP करेंगे। तो 100 रुपये में से 4 रुपये को घटा देंगे, कितना बचा? 96, यानी SP का वैल्यू क्या आ गया? 96। आप लोग को लाभ देखना है, तो अल्टीमेटली CP माइनस SP करें, तो CP 64, सॉरी SP माइनस यहाँ पे CP कर रहे हैं, तो 96 में से हम लोग 64 को घटाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देखिएगा तो लाभ कितना हो रहा? तो टोटल लाभ देखिए तो 32 रुपये आएगा। क्या आएगा? 32 आएगा। और लाभ परसेंट निकालना, तो हम लोग क्या करें? आगे लाभ देखें 32 से, और इसका CP कितना था? 64 × 100 करेंगे। आई होप अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो 50% आप लोग का भी आंसर आया होगा। तो राइट आंसर आएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर 50%, जो कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मंदिर में आराधना करते हैं तो न्यायालय में क्या करते हैं? तो देखिए मंदिर में आराधना होता है तो न्यायालय में कोई भी चीज़ होता है तर्क होता है। क्या होता है? तर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। राम के पिता की आयु उसके आयु के 3 गुना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राम के पिता की आयु, राम की आयु उसके पिता की आयु का 3 गुना है। देखिए राम के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना है, यानी कि राम के वाले X है तो उसके पिता की आयु क्या होगा? 3X हो गया। 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसके आयु की 6 गुनी थी। जब भी पहले आता है तो हम लोग माइनस करते हैं, यानी दोनों में आगे माइनस कर दिए 9। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब क्या लिखा है? 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पे 6 गुनी करना था, किसका? राम के पिता का। तो देखिए यहाँ पे 6 गुना हो गया। क्लियर है? अब इसको हम लोग इक्वल कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 6x हो गया माइनस 9 6 कितना हो गया? 54 बराबर। यहाँ पे सॉल्व किया तो 3x - 9 आ गया। अब 6x में से 3x आया तो 3x बच गया। अब -9 + 54 कीजिएगा तो यहाँ पे 45 आएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो 15 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल रहा है राम की वर्तमान आयु, तो हम लोग राम की वर्तमान आयु को आई थिंक हम लोग x माने थे। तो देखिए ये x का वैल्यू कितना आ गया? x था ना ये, तो 15 आ रहा। तो राइट आंसर होगा 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। बाकी और भी तरीके से आप लोग मैथ्स को बना सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। यदि A, B और C की औसत आयु 22 वर्ष है तथा B और C की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद A की आयु कितनी होगी? कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए आप लोग को A + B + C की औसत आयु, यानी 3 लोग है ना, तो 3 यानी 22 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 66 वर्ष आ गया। अगेन आई रिपीट, B + C का औसत आयु यानी 2 लोगों का लिख रहा 25 वर्ष, तो 25 दूनी क्या होगा? 50। तो इसके अकॉर्डिंग अगर A का उम्र निकालेगा ना तो 66 से 50 को हटा देंगे, कितना आ गया? 16 आ गया। क्या आ गया? ये 16 आ गया। आई होप आप लोग यहाँ तक समय आ गएगा। अब लिख रहा है 9 वर्ष बाद A की आयु क्या होगा? तो इसमें 9 को ऐड कर दें तो 16 9 कितना होता है? 25 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व अगर आप लोग कीजिएगा तो 25 वर्ष होगा, जो कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर C को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए इस टाइप्स का क्वेश्चन तो पूछा जाता है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य 93.75 रुपये है और उसकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले जब भी सिक्के में आता है तो आप लोग देखिएगा 3 4 5 का रेशियो में कौन टूट रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा 3 4 5। तो देखिए 14 × 42 14 × 56 14, ये भी हो सकता है।
यहाँ पे लेकिन कटना भी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन में बी लग जा रहा है, क्लियर है। तो वैसे लेकिन देख लेते बनता है कि नहीं। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे एक रुपये है, एक आप लोग देखिए तो 50 पैसा देखिएगा, एक आप लोग का 25 पैसा शायद ना, हाँ तो 25 पैसा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सिक्के को संख्या देखिए तो इसका अनुपात 3 है, यहाँ पे 4 है और ये क्या आप लोग का 5 है। तो हम क्या करें, कुल सिक्कों का मूल्य निकालेंगे। तो 3 को 1 से गुना 3 हो गया, 4 को 50 पैसा से करेंगे 2 रुपये होगा, 5 को 25 पैसा से गुना करेंगे तो आई थिंक 1.25 होगा। तो टोटल सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर ऐड करते हैं इसको तो टोटल अगर आप लोग बीच में आएगा तो 6 रुपये 25 पैसा, क्या आएगा 6 रुपये 25 पैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 6 रुपये 25 पैसा का कुल वैल्यू, यहाँ देखिए 6 रुपये 25 पैसा का कुल वैल्यू अगर लिख रहा तो 93.75 लिख रहा, क्या लिखा 93.75 लिख रहा। तो हमें क्या निकालना, प्रत्येक सिक्के की संख्या निकालना। तो आप लोग को प्रत्येक सिक्के के बोल रहा तो 1 रुपये के निकालेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 93.75 को क्या कर देखिए 93.75 को हम लोग क्या करेंगे 6.25 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से निकालिए तो 15 आएगा। अब क्या करेंगे सारे को, देखिए 1 रुपये की संख्या कितना था 3 था, तो 3 को हम लोग 15 से गुना करेंगे तो 15 × 45, फिर 50 पैसा से 4 था तो 4 को 15 से गुना करेंगे, 25 पैसा का 5 से गुना करेंगे तो 15 × 45 यहाँ पे आ गया 45, 60, 75। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का रियली में सही हो गया, क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से बना सकते थे। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी, इसकी गोली से क्या होगी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। बातें करना चाहते हैं क्यों कम होगी, क्योंकि फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है, जो बंदूक का वेग होता है यानी बंदूक का द्रव्यमान एम मान लीजिए, ठीक है, और बंदूक का वेग भी होता है। अब वही गोली का द्रव्यमान एम हो गया, इसका भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो एम भी बराबर टोटल कीजिए तो माइनस ये एम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एम भी होगा। अब यहाँ से केवल भी बोल रहा आप लोग का, ठीक है, तो भी निकालिए तो देखिए माइनस में आप लोग का एम भी बाय एम आएगा, यानी कि ऋणात्मक यह बताता है कि बंदूक का वेग पीछे की ओर जा रहा। आई थिंक देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए बंदूक का द्रव्यमान मान ली एम है और बंदूक का वेग हमेशा भी होगा, ठीक है। फिर गोली का द्रव्यमान मान ली एम मान ली है और इसका गोली का वेग भी मान ली है। आप लोगों को अगर देखना है ना तो आप लोग को निकालना था गति ऊर्जा के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं एम भी निकालेगा। यहाँ से अगर पूरा देखें तो बड़ा एम भी आ रहा और यहाँ पे स्मॉल भी आ रहा है, तो हम लोग को वी निकालना था। तो आई होप अगर आप लोग निकालेगा ना तो ये एम भी ये माइनस में तो क्या होगी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग किया तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे माइनस के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि समझिए ऋणात्मक क्या बताता है बंदूक का वेग पीछे की ओर जा रहा है, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग का गोली से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। बातें करना चाहते हैं गति ऊर्जा, तो फ्रेंड गति ऊर्जा का फॉर्मूला तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ये हाफ एम बी स्क्वायर होता है, क्लियर है। और याद है किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर गति ऊर्जा क्या होता है 4 गुना हो जाएगी। चलिए, 2 कार्बन परमाणु के दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्किन्स का एक सामान्य सूत्र क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 कार्बन परमाणु वाले बोला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अल्किन्स का। सबसे पहले याद रखिए, देखिए आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो एक होता है संतृप्त एक असंतृप्त। असंतृप्त के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एल्केन एक होता है एल्किन। देखिए एक होता है अल्किन, तो अल्किन में क्या होता है ना कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है एल्काइन ना यार, देखो एक होता है अल्काइन, तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा जिसमें डबल बॉन्ड होता है यानी कार्बन कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अल्कीन बोलते हैं। अब अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए CnH2n आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में क्लिक करेंगे, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, देखो अगर हम लोग बात करें CnH2n+2 तो +2 आता है ना तो उसे हम बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। वही एक और फार्मूला होता है देखिए CnH2n-2 आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। इस सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए एक होता है बेंजीन, तो फ्रेंड्स बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका सामान्य जो सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का एसआई इकाई क्या होता है। सबसे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे एफ बराबर, देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एफ बराबर पढ़े होंगे जी, क्या होता है जी mm बाय, देखिए mm बाय, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ बाय जी mm यानी m1/m2 बाय क्या होता है ये r² होता है, क्लियर है। यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना था और आप लोग को फोर्स किसका निकालना जी का, तो यहाँ से अगर जी का फॉर्मूला निकालेंगे तो सबसे पहले FR² होगा, FR² बाय क्या होगा m1/m2 का, यही होगा ना ये। तो हम चलिए निकालते हैं बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले फोर्स का, तो फोर्स का न्यूटन होता है, ये डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर हो गया
बाई मास का क्या होता है केजी, तो डबल बार केजी कर दें, यानी केजी स्क्वायर कर दें। यानी कि अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखिएगा, क्लियर है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए ना तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स का जो वैल्यू होता है याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अब साथ में यूनिट लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख सकते हैं या -2 में कर सकते हैं, क्लियर है। जो भी आप यहाँ पर केजी स्क्वायर लिखेगा। और इसका जो वैल्यू होता है वह हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। और एक स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है वह 9.8 यूनिट के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर में इसका क्या होगा, सी होगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का 110% आप लोग का बिल्कुल सही है। रसायनों का ऑक्सीकरण के लिए भी करते हैं। और बात करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, तो ब्रेड में तो वैसा नहीं होता, लेकिन दोनों कन्फर्म होता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, एक से अधिक में, क्लियर है। बात ही करना चाहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को पता होगा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, क्लियर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फार्मूला होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग किसका निर्माण होता है, तो याद रखें विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, क्लियर है। इसी से पानी को साफ किया था, यानी प्योरीफाई भी किया था। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। ऑक्सीश्वसन के लिए उपस्थित आवश्यक होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक होता है ऑक्सीश्वसन, एक होता है अनऑक्सीश्वसन। तो देखिए ऑक्सीश्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, तो याद रखिए ऑक्सीश्वसन के लिए जो ऑप्शन लिख रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, देखिए इसका ऑक्सी के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देखा था किसी का नहीं होता। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ऑक्सीजन श्वसन को सबसे पहले वायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो वायु की उपस्थिति में होता है, यानी इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन को, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रहा, ठीक है। और याद रखिए ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के अणु जो होता है पायरुविक अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है, पायरुविक अम्ल में। और दो पायरुविक अम्ल में टूटने के बाद जब इसे ऑक्सीजन के अणु में उपलब्ध किया जाता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश कर क्रिप्स चक्र उपरांत में 36 ATP ऊर्जा को उत्पन्न करता है। चलिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर देना चाहता हूँ सबसे पहले ऑक्सीश्वसन के एग्जांपल। देखिए जब सबसे पहले ग्लूकोज है C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन किया जाता है तो सबसे पहले क्या निकालता, CO2 निकालता, फिर H2 निकालता। इसके बाद क्या करता नहीं, ये 38 ATP ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। बाकी आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, इसे क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ATP। देखिए ATP जो है ना यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा करेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा करेंसी बोलते हैं। और इसका जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, तो याद रखिए इसका जो निर्माण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लियर है। तो याद रखिए 63 का ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन होना चाहिए था, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने वाले पैमाना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जो मापने वाला जो पैमाना होता है उसे बोलते हैं पीएच पैमाना। क्या बोलते हैं, पीएच पैमाना, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए बात ही करना चाहते हैं पीएच स्केल के बारे में। सबसे पहले देखिए पीएच एक स्केल होता है। देखिए एक पीएच एक स्केल होता है जिसका वैल्यू जो होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, बीचों बीच वैल्यू 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में है, क्लियर है, 0 से लेकर 7 में है तो उसे बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अगर 0 से 7 के बीच में है तो वह अम्ल कहलाता है, ठीक है। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि मैं देखिए अगर पूरा लाल यहाँ पे आ रहा किसी विलयन का तो उससे बोलते हैं अम्ल। और जिसका पीएच मान 0, 1, 2, 3 आता है या फिर 0, 1, 2 आता है तो उससे बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। वही जिसका पीएच मान यानी कि जिसका थोड़ा पीएच मान अगर आप लोग का 3, 4, 5, 6 आता है तो उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। यानी अगर इस टाइप से आएगा तो उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल, याद रखिएगा इसे। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर आता है उसे बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। इस 7 के जो बराबर आता है उसे बोलते हैं उदासीन। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, इसका रंग जो होता है वह हरा होता है। क्या होता है, ये हरा होता है। वही अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर वही आप लोग का 14 के बराबर आ रहा तो उसे बोलेंगे प्रबल क्षारक। क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक। और थोड़ा सा अगर 14 से कम आ रहा तो उसे बोलेंगे दुर्बल क्षारक। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए प्रबल
अम्ल का एग्जाम्पल आता है तो इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एक हंसा याद कर लीजिए, हंसा HN होने HNSA। देखिए हंसा से मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले बात करना चाहते हैं H से, तो फ्रेंड्स H4 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो गया। वही बात करना चाहते हैं N4, तो N4 होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है। S4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो गया। A4 एसिटिक अम्ल। ये चारों को बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो याद रखिए सोरेनसन ने किया था। क्लियर है, बात ही करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए एक होता है ध्वनि की, देखिए एक होता है डीबी, तो ध्वनि की तीव्रता को जो मापते हैं वह डीबी पैमाना में मापते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अब पीएच का फॉर्मूला शायद आ सकता है, तो याद है पीएच का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग होता है इंटू H प्लस आयन होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया था, तो याद रखिए ऑप्शन क्या लिखा है, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। तो देखिए इसमें अगर देखिएगा ना तो कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया था, तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी में। तो याद रखिए विटामिन बी में जो है ना ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया था। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से, तो आप लोग को पता होगा, याद रखिएगा। क्लियर है, अब याद रखिएगा ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण किया था जिसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। इसको जैमे जब ईस्ट की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है यानी C2H5OH बनता है और साथ में CO2 बनता है। आई होप आप लोग इसको पढ़ी भी होंगे। क्लियर है, मैं केवल आप लोग को रिकॉल करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य देखी जाती है, यहाँ पे देखिए मध्य रात्रि सूर्य देखा जाता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड हम लोग को पता मध्य रात्रि सूर्य जो है ना आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इसको। क्लियर है, चलिए एंड सर सॉरी उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता है उगते सूर्य का देश जो बोलते हैं वह जापान को बोलते हैं और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को बोलते हैं। क्लियर है, अब मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। बस और भी क्वेश्चन है क्या देखता हूँ, शायद करंट अफेयर आ जाएगा, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ इस प्रतियोगिता के विजेता कौन है। सबसे पहले याद है ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में जो आयोजित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आप लोगों को पता है। सबसे पहले याद रखें दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, यानी कि कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। पहला एक क्वेश्चन याद रखें कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्लियर है, और इसका जो विजेता थे वह ऑस्ट्रेलिया थे। विजेता भी आप लोग याद रखिए, इसका विजेता जो बने थे वह ऑस्ट्रेलिया बने थे, ये भी याद रखिए। क्लियर है, और ICC महिला कप जो 2022 में हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था, न्यूजीलैंड ने किया था, और उस प्रतियोगिता भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो यहाँ पर ICC T20 महिला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, विजेता कौन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लेटेस्ट में, यानी कल आप लोग का डेट पता होगा 2 अगस्त था, तो 2 अगस्त 2025 को आप लोग को पता होगा चैंपियंस T20 लीग खेला गया था, जिसमें कि कल फाइनल जो जीता है साउथ अफ्रीका जीते हैं, याद रखिएगा। इसका कप्तान थे एबी डिविलियर्स ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा के जीता। ठीक है, चलिए हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस के द्वारा इंटर कॉस्मॉस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन को लॉन्च किया गया, चंद्रमा के मिशन को लॉन्च किया गया। तो ये करंट अफेयर आप लोग को पूछ रहा 2023 का, तो याद रखिए जो लॉन्च किया तो उसका नाम था लूना 25। क्या था, लूना 25। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, तो याद रखिए 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉसमॉस के द्वारा लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया था। क्लियर है, बात ही करना चाहते हैं भारत का, तो फ्रेंड्स भारत का पहला उपग्रह जो थे ना आर्यभट्ट छोड़ा गया था, जो कि आप लोग को पता होगा 19 अप्रैल को छोड़ा गया था, यानी 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है, और याद रखें 1984 में रूस के सोयूज रॉकेट में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय नागरिक बने थे। और आप लोग को पता होगा 2025 में दूसरे नागरिक कौन बने हैं, तो शुभांशु मिश्रा बने। तो ये सारी चीज़ लेटेस्ट नॉलेज है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा एलेक्जेंड्रा कोरब को। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग का, वैसे हटाइए। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिए 69वां की बात करना है तो अल्लू अर्जुन को मिला था। किसे मिला था, अल्लू अर्जुन को मिला था। क्लियर है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी नेशनल अभिनेता जो चुना गया ना वो अपना शाहरुख खान को मिला था। शाहरुख खान को मिला था 2025 को, याद रखिए 2025 को शाहरुख खान को, जो कि 1 अगस्त को मिला है। ये भी करंट अफेयर है।
चलिए ये रहा आप लोग का 40 क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल में नहीं आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देख लीजिए मैं मैथ्स को कैसे बताऊँ, जीके जीएस को कैसे बताऊँ, पूरे करंट अफेयर को किस टाइप से बता रहा हूँ, और भी अगर सीट आता तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को बताऊँगा। अगर आप लोग किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ऊर्जावान होकर मैं पढ़ाऊँगा, हर चीज़ को मैं बताऊँगा। क्लियर है? तो आप लोग जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं वीडियो लेके आता हूँ। चलिए अब मैथ्स को भी देखिए, मैं मैथ्स और विज्ञान के सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल बताऊंगा। देखिए यदि p बराबर 999 हो तो देख लीजिए लिख रहा। सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन छोटा होता है लेकिन बड़ा तरीका से बनाया जाता है। बड़ा क्वेश्चन को छोटा तरीका से बनाते हैं। ये आप लोग देख लें, क्यूब रूट लिख रहा, पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस वन लिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर देखिए क्यूब रूट में, तो ये आप लोग का जो फार्मूला आ रहा है ये आप लोग का p+1 का होल क्यूब में आ रहा है, यहाँ पूरा में था। ठीक है, तो ये जो आप लोग का आ रहा है ना p+1 का होल क्यूब के फार्मूला पे आ रहा था और यहाँ पे अंडर रूट 3 था, तो ये यहाँ से पूरा कट गया। तो देखिए तो p+1, तो फ्रेंड p+1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो p+1 का हो गया। अब यहाँ पे देख सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको मैं तोड़ने का शुरू प्रयास कर दिया हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ, तो इसको मैं तोड़ दिया था तो क्या बचा था p+1, तो p+1। अब देखिए p का वैल्यू ऑलरेडी कितना लिख रहा, 999 यानी 999 लिख रहा, प्लस क्या करें 1, तो देखिएगा तो कितना इसका आंसर 1000 आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या कीजिए, ए को क्लिक कीजिए। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, आप लोग का ये जो वैल्यू लिख रहा है इतना लंबा चौड़ा लिख रहा है, आप लोग को इसको शॉर्टकट में बदलने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे किसी आप लोग को अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे p को इससे गुना किया तो p3 हुआ, प्लस p को 3p से गुना किया तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 को p से गुना किया तो 3p हो गया, +1 ऑलरेडी था। तो अगर आप लोग इसको यहाँ पे क्यूब रूट में था, ठीक है, तो अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए p+1 का ये होल क्यूब था ना ये, अब यहाँ पे आप लोग का ये यहाँ था तो ये यहाँ कट गया तो डायरेक्टली p+1 बचा, और यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे p+1 बचा, p का वैल्यू 999 था, +1 को ऐड कर देंगे तो ऑलरेडी 1000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x/y बराबर 2/3 हो तो इसका वैल्यू निकालना। कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करना, जहाँ y वहाँ 3 पुट करना। चलिए दिखता हूँ, सबसे पहले 3 है, 3x का वैल्यू कितना लिखा 2, प्लस 2 है 2y का वैल्यू 3 है। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात करें, 3x का वैल्यू कितना है 2 माइनस y का वैल्यू कितना 3, तो 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया 12, फिर 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3, तो यहाँ पे देखिए 4:1 आएगा। क्या आएगा? 4:1 आएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखा है तो 4:1 आएगा, 4:1 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोगों को रेशनलाइजेशन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो √23 है, माइनस क्या है √19 है, बाई अगर देखिए तो √23 है, ये प्लस कितना लिख रहा है √19 लिख रहा। आप लोग इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पता है प्लस है तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो √23 माइनस √19 हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखिए तो √23 हो गया माइनस √19 हो गया। आप लोग देखिए ऊपर वाले दोनों है ना स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा, तो इसी से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √23 माइनस √19 का इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए a+b इंटू a-b का फॉर्म होता है, यानी a² माइनस b², यानी यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर इसको पूरे का पूरे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग जो आंसर आएगा 21 माइनस 437√/2 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समषष्ठभुज के अंतः कोणों का योग बताएं। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एक समषष्ठभुज का अंतः कोणों का योग जो होता है कैसे निकालेगा, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए किसी भी पॉलीगॉन्स का अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 होता है। आप देखिए n का वैल्यू होगा, देखिएगा 6 है, षष्ठ है नहीं 6, तो 6 में से 2 गए 4, 4 को क्या करेंगे 180 से गुना करेंगे तो टोटल कितना आएगा 720 डिग्री। तो आंसर ये देखिएगा तो 720 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसको सॉल्व करना। देखिए चित्र में एक अर्धवृत्त और एक समकोण त्रिभुज दर्शाता है, PQ अर्धवृत्त का व्यास है, संपूर्ण चित्र का परिमाप निकालना। परिमाप यानी क्या था, परि यानी होता है, परि यानी चारों ओर, माप यानी मेजरमेंट, यानी चारों ओर के माप को आप लोग को निकालना। सबसे पहले हम लोग इसको बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके पीछे ये आप लोग का एक क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको ट्रिपलेट में 13 लिया है, ये 5 दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा 12 आ गया। तो यहाँ पे 12 आ गया, क्यों आ गया, PQ हम लोग ट्रिपलेट यूज कर दिए, नहीं तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिएगा तो आ जाएगा 144 का अंडर रूट 12
बाहर आ गया। ठीक है, अब संपूर्ण चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, परिमाप। तो सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं सारे को सम करेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे आप लोग का देखिए कितना ये 13, तो 13 ले दूंगा। फिर यहाँ पे गए कितना ये 5, ये दोनों कट कर देंगे। ठीक है, अब ये अगर आप लोग देखते हैं तो क्या ये वृत्त है नहीं है, तो ये क्या अर्धवृत्त है। तो इसका क्या आप लोग को पता होगा, अगर इसका परिमाप क्या होता है पाई इंटू पाई होता है। पाई क्या होता है, पाई होता है, फिर रेडियस का हाफ करते हैं यानी व्यास का हाफ करते हैं। तो पाई का टोटल यहाँ से कितना था 12 था, तो 12 का हाफ करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे जोड़िए 13 5 कितना 13 5 होता 18 हो गया, प्लस 6 को पाई से करें तो 6 पाई हो गया। तो आप लोग का यही आंसर होगा, यानी 18 + 6 पाई होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन है क्या 18 + 6 पाई, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर दीजिए। चलिए, एक माध्यिका 20 है, यदि माध्यिका 20 और प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि होती है तो नई माध्यिका क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए नई माध्यिका निकालना ना, तो 20 में आप लोग जितना वृद्धि कर रहा, देखिए टोटल शुरू में 20 था, जितना वृद्धि का तो उसको ऐड कर दो, 20 का 2 कितना हो गया 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, एक पासे को लुढ़काया जाता है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता हो, जब भी एक पासे को लुढ़काते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जब निकालेगा ना, तो एक से लेकर आप लोग कहाँ तक जाते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, यानी टोटल जब निकालेगा तो 6 आएगा। टोटल सैंपल स्पेस कितना गया 6। आप लोगों का सम संख्या, तो फ्रेंड्स में सम संख्या नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे, सम संख्या देखिए सबसे पहले क्या है, ये 2 है, फिर कितना है 4 है, फिर 6 है। तो टोटल प्रायिकता निकालेगा ना, टोटल यानी 3/6 करेंगे, यानी कि टोटल आंसर क्या है 1/2। तो इसका राइट आंसर करेंगे तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि एक वृत्त में बी पर स्पर्श रेखा ए बी है और ए सी डी कोई छेदक रेखा है, तब ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड याद रखें छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा उस वृत्त को देखिए, छेदक रेखा किसे कहते हैं, जब एक वृत्त से, याद रखें जब एक वृत्त से कोई 2 लाइन, यानी जब कोई 2 लाइन आपस में काटता है, देखिए इस टाइप से काटता है, उसे बोलते हैं छेदक रेखा। तो क्या हो रहा है, यदि एक वृत्त में बी स्पर्श रेखा, तो मान लीजिए यहाँ पे ए एक ही लाइन पे पास कर, तो बी को मान लिया स्पर्श रेखा है, और ए सी डी को एक देखिए ए बी एक स्पर्श रेखा, तो ए अभी मान लिया स्पर्श रेखा। क्लियर है। अब बोला ए सी डी के छेदक है, तो ए हो गया, तो यहाँ पे मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे डी। ए सी डी छेदक रेखा, तो ए बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा ना, तो आप लोग को फॉर्मूला होता है, देखिए ए बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करते हैं ए सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए सी गुना, हम लोग क्या करते हैं शुरू और लास्ट यानी ए डी करते हैं, ए सी गुना ए डी करते हैं। आई होप आप लोग पढ़े हुए होंगे काफ़ी मोहब्बत से। तो फार्मूला होगा ए सी गुना ए डी, ऑप्शन लिख रहा क्या ए सी गुना डी, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, इसका आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए a + b का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये वाई स्क्वायर कैसे गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टोटल किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy। अब यहाँ से फैक्टर यानी 2x को कॉमन लीजिएगा तो केवल x + y बच जाएगा, तो 2x × x + y, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिए ना, तो क्या बोला इसका गुणनखंड निकालना था। तो देखिए एक में क्या निकाला था 2x निकाले थे, और क्या निकाला था x + y। तो यहाँ पे x + y तो नहीं, लेकिन x है नहीं 2x, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, यदि 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग है तो p का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना। देखिए जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग है, क्या ये पूर्ण वर्ग जब भी रहेगा ना, तो आप लोग क्या करना है, पूर्ण वर्ग के लिए हमेशा d = 0 होता है। क्या होता है d = 0, तो यहाँ पे d b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वैल्यू p² माइनस 4ac, 4 कर दें, a का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू अगर देखें तो 16 है, बराबर क्या करेंगे 0, तो p² कर देंगे। अब 16 9 144, 144 को 4 से गुना करेंगे तो 14 × 56 यानी कि तो 576 आ जाएगा। अब 576 का अंडर रूट कीजिएगा ना, तो टोटल आएगा ±24 आएगा, +-24, तो टोटल देखिए +-24, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कीजिए ना, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या आता है। देखिए इसका वैल्यू 500 है, इसमें 502 है, तो हम क्या करें 3 पर पावर 500 को कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लिए तो 3 स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच गया। क्लियर है। प्लस क्या बच गया, यहाँ पे 16 बच गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिए, 3 पर पावर 500 है, प्लस क्या ये 2 है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा,
तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो टोटल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 3 का स्क्वायर में से 1 गया 8 बच जाएगा ना ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें 3 पर पावर 500 रहने दी और यहाँ पे सॉल्व किए होंगे तो 8 आया होगा, प्लस क्या करेंगे तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो प्लस किए होंगे तो 16 आया होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल आया था 3 पर पावर 500 आया था प्लस 2 आया था। अब इसको अगर सॉल्व किया तो केवल 8 बचेगा। क्या बचेगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए आप लोग के लिए नहीं, हमारे लिए भी। देखिए अगर एक कमरा की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः एल बराबर लिखा 3x + 10 और बी लिखा 2x + 5 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x + 180 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले आप लोग को पता हो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2 × h होता है × l + b होता है। इस फार्मूला को लिख दीजिएगा। अब इसका वैल्यू कितना लिख रहा था, देखिए 60x + 180 लिख रहा, लिख देंगे 2h। तो हम लोग को 2h तो निकालना था। एल का वैल्यू कितना लिखा था 3x + 10 है। बी का वैल्यू लिखा था 2x + 6 लिख रहा है। आई होप पढ़े होंगे आप लोग, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा है 60x + 180। अब सॉल्व कर लीजिए ना ये। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 2h आप लोग को निकालना है, 3x और 2x कितना हो गया 5x हो गया, प्लस 10 और 6 कितना होता है 16 हो गया। बराबर करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 6x प्लस क्या है 180 आ रहा। अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 60, हाँ यहाँ पे सॉरी 60x से क्या है 60x + 18 है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्टेप में देखिए 2h का वैल्यू निकालो, थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर 2h का वैल्यू निकालते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना बचा था 60x प्लस क्या था 180 था और डिवाइडेड बाय क्या था 5x + 15 था। यहाँ से अगर आप लोग डिवाइड कीजिए ना तो ये टोटल कीजिएगा तो 12 टाइम्स कटेगा। कितना टाइम्स कटेगा 12 टाइम्स। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल 6 वैल्यू है, क्या आएगा 6 मीटर आंसर। अब सोच रहा हूँ कि सर कि 12 कैसा है। देखिए 5 का पहाड़ा में 60 कितना बना तो 12 बना, अभी 15 का पहाड़ा में 180 भी कितना है 12 बना, बाकी कैंसिल हो जाए तो 12 आ जाएगा। ठीक है। तो 12 आएगा, यानी कि देखिए 2h का वैल्यू 12 आ गया था तो अल्टीमेटली h का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 मीटर आ गया ना ये। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण एक्स वाई से रैखिक नहीं है। तो यहाँ पे पूरा रैखिक नहीं है। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये, रैखिक नहीं है। तो देखिए रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें एक ही पेयर हो। क्या हो, एक ही पेयर हो। ठीक है। यानी कि सिंपल अर्थ में जिसका रूप होता है ax + by + c हो, इसका अगर फॉर्म में आता है तो उससे बोलते हैं रैखिक समीकरण। स्क्वायर कहीं नहीं होना चाहिए। तो अगर देखिएगा इसमें देखिए पहला भी आप लोग का रैखिक है, सेकेंड भी है, तो दोनों हो जाएगा। तो एक से अधिक मार दीजिए। इजी क्वेश्चन है, सब ध्यान से कर सकते हैं। किस त्रिभुज की रचना संभव है। तो देखिए एक त्रिभुज की रचना तभी संभव होता है जब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए पहला मान लीजिए दोनों को जोड़ते हैं 5 7 कितना है 12। क्या 12 8 से बड़ी है, बिल्कुल है, तो पहला पॉसिबल है। 5 4 कितना है 9, 9 8 6 से बड़ी है, बिल्कुल है, दोनों हो गया। 4 3 कितना है 7, 7 5 से बड़े, बिल्कुल, तो तीनों हो गया, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उसके बीच का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमेशा याद रखें, देखिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक होता है। क्या होता है, केंद्र एक होता है और उसी केंद्र से दो त्रिज्या वाले अलग अलग वृत्त वाले त्रिज्या को खींचाता है। तो देखिए पहला का त्रिज्या ये, अरे होना यार, पहला त्रिज्या ये था, सेकेंड का ये था। तो पहला का 4 लिख रहा था, अगला का 6 लिख रहा था। तो इसका जो क्षेत्र होता है पाई कीजिए बड़ा आर, तो बड़ा यानी 6, तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, माइनस छोटा आर तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे करेंगे तो पाई हो गया। अब यहाँ पे यहाँ तो हो गया, ये तो आंसर हो गया, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो टोटल देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यदि n बराबर 7 + 4√3 हो तो √n + 1/√n का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, देखिए मेरा जो ट्रिक है आप लोग बना लीजिए, मैथ्स ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे याद करिए 7 प्लस क्या लिख रहा है 4√3 लिख रहा है। क्लियर है। आप लोगों को क्या करना, कुछ नहीं करना है। आप लोग को देखिए अगर प्लस यहाँ पे तो a + b का होल स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास करिए, तो a² + 2ab, तो यहाँ पे 2ab में लाने के पड़े। देखिए 4 जो है ना आगे 2 लिख दीजिएगा, ab तो 2 को कितना गुना कीजिए कि 4 आएगा, तो अल्टीमेटली 2 कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए √3 ऑलरेडी दिया था, यानी कि देखिए आप लोग फार्मूला जानते हैं ना क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ a² + 2ab + b² होता है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का 2 ये मैच कर रहा। अभी a के यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, b के यहाँ पे कितना आ गया √3। अब देखिए 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 4 3 7 आ गया ना शुरू वाला। तो याद रखिएगा इस फार्मूला पे तोड़ रहे हैं, यानी कि देखा ना। तो देखिए अगेन आई रिपीट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग को मैं
बता दी। अब देखिए इसमें a प्लस बी के फॉर्म में लाना है। तो देखिए आप लोग का a कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया √3। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था। तो मैं क्या बता, a के यहाँ पे कितना लाया था 2, अब b के यहाँ पे कितना था √3 था, है ना। तो इसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, यानी a प्लस बी हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना था आप लोगों को, क्लियर है। तो आई थिंक देखिए ये √n का अगर वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 प्लस √3 आया होगा, क्लियर है। अब वही फ्रेंड्स अगर इसका इन्वर्स निकालिएगा, देखो 1/√, ये कीजिएगा ना तो यहाँ पे माइनस में करें, यानी 2 माइनस √3। अब दोनों को ऐड किया कैंसिल हो तो 2 2 कितना आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर अगर देखिए तो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी मोहब्बत से, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दी गई आकृति में खिलौने का आयतन क्या होगा। देखिए इस खिलौने का आयतन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए ऊपर में जानते थे कौन है, क्या ये कौन है, फिर यहाँ देखे थे सिलेंडर, ये क्या ये तो हेमिस्फीयर है, ये तीनों का आयतन निकालेगा। तो आयतन निकालने से पहले सबसे पहले क्या किया ना, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या और शंकों की त्रिज्या, जैसे इसका जो त्रिज्या रहा ना और इसका जो त्रिज्या दोनों इक्वल होगा, यानी कि दोनों का क्या होगा 3.5। आई होप पता चल गया होगा। अब शंकु ये जो यानी जो कोन है उसका हाइट निकालेगा, तो शंकु का हाइट निकालेगा तो टोटल जो लेंथ है यानी कि टोटल कितना 15.5 ना, तो 15.5 में से क्या करेंगे हम लोग, बेलन की ऊंचाई प्लस अर्धगोला की त्रिज्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए रुकिए थोड़ा सा टफ हो गया ये, देखिए यहाँ पे हम क्या करें शंकु की ऊंचाई निकालें, टोटल ऊंचाई कितना दिया था आई थिंक 15.5 दे रहा, माइनस बेलन की ऊंचाई कितना 6 है, माइनस क्या करें अर्धगोला की ऊंचाई 3.5 है, यहाँ से किया 6 सेंटीमीटर रहा, ठीक है। अब क्या करें संपूर्ण खिलौना का क्षेत्रफल, तो बेलन का आयतन, बहुत टफ क्वेश्चन जा रहा है तो यहाँ पे लिखिए बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन कीजिएगा तो बहुत लंबा में जाएगा। तो वैसे इसका राइट आंसर मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा ये आएगा, तीनों का आंसर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल के धन, तो इसको भी बना सकते। देखिए निखिल का धन का 1/4 भाग योगेश के धन का 1/6 के भाग के बराबर है। यदि दोनों का धन मिलाकर 600 रुपये है तो उसकी धनराशियों का अंतर कितना है। कुछ मत कीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए माना कि नितिन के पास कुछ धन नहीं पता था, एक्स मान लिए, ठीक है। तो योगेश के पास क्या टोटल मिलाकर 600 था, तो योगेश के पास कितना होगा 600 माइनस एक्स करेंगे, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिख रहा है निखिल के धन का यानी एक्स माने था, एक्स का 1/4 भाग, अब योगेश के धन का यानी योगेश का क्या मानते हैं 600 माइनस एक्स का 1/6 है, तो यानी 6 किए। अब सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो यहाँ पे 6x हो गया, देखिए सॉल्व कर दे 6x बराबर 6 चौक 2400 आ जाएगा, माइनस 4x कीजिएगा, फिर 6 और 4 10x आ गया, यानी 10x का वैल्यू देखिए तो 2400 आ रहा, कितना रहा 24 से, तो ये जीरो, यानी x का वैल्यू देखिए तो 240 आ रहा, कितना रहा फ्रेंड 240 आएगा। तो x का वैल्यू तो 240 आ गया, लेकिन हम लोग का 1/4 निकालना था, तो टोटल कितना था 600, तो 600 में सबसे पहले क्या करेंगे 240 को हटा देंगे, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 360 रुपये योगेश का आ जाएगा। और अंतर जब निकालेंगे तो 360 में से हम लोग क्या करेंगे 240 को घटा देंगे, आई थिंक कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो इस टाइप से आंसर नहीं है क्या, ओफो, तो अंतर कितना रहा 120 का रहा, तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3√3 cos x प्लस 1 बराबर 0 है तो cos x का मान निकालना। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस एग्जाम में बैठता हूँ तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को लिए क्या कीजिए आप लोग वैल्यू को पुट करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि देखिए ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए √3/2 पुट करते हैं, आप लोग बताइए माइनस में लिख रहा है नहीं ये, तो यहाँ पे क्या कीजिए ना दो साइनस, चलिए एक काम कीजिए आप लोग इसको बनाने के लिए और भी कुछ वैसा तरीका है, ये तो 2 करते साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कर सकते हैं, प्लस √3 cos x प्लस 1, हाँ इसको स्टेप से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए पुट करके वैल्यू बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर 4.4 किलोमीटर है ना, तो 4.4 को देखिए 4.4 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ से कीजिएगा ना, तो देखो 2 है 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 कर दिए। अब यहाँ पे r निकालना था, अब यहाँ पे करेंगे तो 444 हो गया, यहाँ पे 2 जीरो यानी 44 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालते 22 दूनी 44 कट गया, यहाँ पे कितना है 100, यानी आर का वैल्यू निकालिए तो 700 मीटर रहा, क्या रही है 700 मीटर। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना लिखा था 700, तो 700 गुना क्या करेंगे 700, 7 का पावर में 700 100 बार में कट गया, टोटल अगर कीजिएगा तो 7 7 49 और 22 को गुना किया तो 154 तो आ गया, टोटल कितना जीरो का 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि 2 2 4 वर्ग मीटर। अब आप लोग को पता है 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है
10,000 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 के बराबर आ गया ना, तो डायरेक्टली क्या करें 154 हेक्टेयर आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 154 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर दे। अगेन आई रिपीट, 1 हेक्टेयर का जो वैल्यू होता है ना 10,000 होता है। क्या होता है ये 10,000 होता है, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, आप लोग बनाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा ये। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7800 और 5 वर्षों से प्राप्त मिश्रधन 11,232 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 वर्ष का, ये यहाँ पे 3 वर्ष का, तो सबसे पहले 2 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन कितना लिख रहा है 11,232 है, ठीक है। और वही 3 वर्ष का अगर निकालेंगे तो 7800 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2 वर्ष का निकालेंगे। तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो आई थिंक कितना आएगा 24 इतना आ गया। तो 1 वर्ष का अगर निकालते हैं आप लोग तो कितना आएगा 17-16 आएगा, है ना। आप लोग इसको पूरा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में निकालिए तो 44 आएगा। फिर 44 का निकालेगा तो 20% तो ऑलरेडी बन गया, तो 20% होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन को देखिएगा कितने आंसर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर खड़ा है, ठीक है। और है इस प्रकार जमीन पर इस प्रकार खंबे के क्या लिख रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार खंबे के शिखर के मीनार के उन्नयन को 60 डिग्री तथा मीनार के तल का उन्नयन को 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोगों को देखो स्टेप्स आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आप लोग का ये जो दिया 24 मीटर दिया खंबे को चाहिए, तो दोनों खंबे हो गया, ठीक है। इसका बेस है। अब खंबे के ऊपर से हम लोग को मीनार बना दिए, ठीक है। अब लिख रहा देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी इसका जो शिखर कोण यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री लिख रहा था, यहाँ लिख दिए। और मीनार के तल का अवनमन कोण, यानी यहाँ से अवनमन कोण बना रहा है, तो इसके अवनमन कोण का वैल्यू लिख रहा है 30 डिग्री, यानी इसका एकांतर से हम लोग यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे। और आप लोग बनाइए यहाँ देखिए ये राइट एंगल आ गया नहीं, ये राइट देखिए थोड़ा सा मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये आप लोग का राइट एंगल आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 के सामने आप लोग के सामने 24 है, तो यहाँ पे तो 60 होगा, तो 60 के सामने क्या होगा, इसका सॉल्व किया तो 24√3 होगा ना, बिल्कुल होगा 24√3 हो गया। तो ये वैल्यू आ गया 24√3। तो ये जब 24√3 तो ये भी क्या होगा 24√3। अल्टीमेटली अगर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को निकालना किसका था, यहाँ का वैल्यू निकालिए। तो देखिए 30 का वैल्यू 24 है, तो 60 का अगर वैल्यू क्या लिखिए 24 को 3 से गुना करें, 24 से क्या 72 हो गया। अब 72 और 24 को टोटल जोड़ दीजिए तो मीनार की ऊंचाई आएगा। तो 72 और 24 अगर ऐड करते हैं तो टोटल आप लोग का आएगा 96 मीटर। तो मुझ से बन गया देखिए 96 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट है तो आप लोग मैथ्स को काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम टेकन होगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स देखता हूँ, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। हो नहीं भाई, हाँ देखिएगा आवाज़ आ रहा फ्रेंड्स, बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों के बीच में। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम को पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपये प्राप्त होते हैं, नहीं 5,550 रुपये प्राप्त हुए। तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे ए है, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ए का क्रमशः कितना था 8 था, फिर बी का कितना था 10 था और सी का कितना था 12 था। टोटल अगर कार्य निकालेगा तो देखिए कुल कार्य होगा इसका एलसीएम 120 आ, यानी कुल कार्य 120 है। बात करना चाहते हैं एफिशिएंसी का, तो देखिए हो जा भाई, हेलो अंजलि। देखिए ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, वही बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 आएगा। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे लिख रहा आप लोग का क्या निकालना था, देखिए बी का हिस्सा निकालना। तो बी का हिस्सा निकाले, देखिए बी का राशि कितना मिल रहा था 12। अब टोटल कर देंगे 12 15 कितना 27, 27 और 10 कितना होता है 37, 37 कर देंगे। ओवरऑल कितना था आप लोग को हिस्सा कितना लिखा 5,550 रुपये मेरा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कि 37 को इससे भागा दीजिएगा। तो 37 को अगर आप लोग 5,550 से अगर भागा दीजिएगा ना तो यहाँ पे जो आएगा आप लोग को 150 है। क्या जाए 150। तो 12 को हम लोग अभी किससे गुना करें 150 से, तो टोटल ओवरऑल देखिए तो 1800 आ जाए। क्या आ जाएगा 1800। तो यहाँ पे जो बी का हिस्सा जो 1800 आएगा। तो ऑप्शन है क्या
नहीं है क्या? है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेन की चाल 2:7 है। यदि पहले ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा का योग किया होगा? देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में योग कितना होगा, देखिए कुछ नहीं करना, योग निकालना। सबसे पहले आप लोग देखिए पहले ट्रेन की चाल, तो पहले ट्रेन की चाल लिख रहा 250, चाल में दूरी बटा समय, तो दूरी 250 है, समय कितना लिख रहा 5 घंटा। तो यहाँ से अगर आप लोग रेशियो निकालिए तो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब दोनों का अनुपात कितना लगा 2:7। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी 2:7 दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, दोनों ये अब देखिए 2 इकाई का वैल्यू, यहाँ पे देखिए 2 इकाई का वैल्यू क्या लिख रहा 50। देखिए 2 इकाई का वैल्यू अगर देखिए तो 50 लिख रहा, तो अल्टीमेटली 1 इकाई का वैल्यू क्या होगा 25 होगा ना। अब दोनों ट्रेनों की चाल, तो 5 या 2 क्या होता है 7 होता है, सॉरी 7 या 2 क्या होता है 9। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा 225 आएगा। तो राइट आंसर होगा 225 होगा, क्या होगा 225 होगा, क्लियर है। तो 225 किलोमीटर पर आवर होगा। अगेन आई रिपीट, देखिए दो ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या लिख रहा है 2:7, ठीक है। यहाँ पे बात करें पहली ट्रेन का, तो पहली ट्रेन का चाल या तो 2 ही में ही लिख रहा, तो चाल निकाले तो 2 बटा समय होता है, तो 250 कर दिए बाई क्या करें समय 5 घंटा। तो यहाँ से निकाले कितना लिख रहा है 5 हो गया, क्या लिख रहा है 50 लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है 50 किसका बराबर 2 का लिख रहा, देखिए तो 2 के बराबर 50 लिख रहा, तो अल्टीमेटली 1 किसके बराबर होगा 25 का होगा ना। तो हमें निकालना किसका था 7 2 9 का, तो इसको 9 से गुना कर दें 225 किलोमीटर। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो 225 किलोमीटर पर आवर जोड़े क्यों, क्योंकि आप लोग को योग निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के बताइएगा क्या आंसर आया। देखिए 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले 70 से लेकर 90 के बीच अभाज्य संख्या, 70 के बाद आप लोग 71 अभाज्य संख्या, फिर देखिए 73 आएगा, फिर 79 आता है, अगला जब निकालेगा तो 83 आएगा, फिर 89, यही आप लोग का अभाज्य संख्या, ठीक है। 90 के बीच में सारे सम कीजिए, यानी 71 प्लस 73 प्लस क्या करें 79 प्लस 83 प्लस 89, सारे को सम करिए, कुल संख्या कितना 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो सारे को ऐड किए तो हम कितना है 395 को 5 से भागा देंगे 79 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को बना सकते हैं आप लोग। 97 को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 98, आदित्य अपने निजी संग्रह में 2 कलाइयाँ घड़ियाँ प्रत्येक ₹12,600 के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हुआ, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए होंगे तो देखिए इसको अगर आप लोग बनाए होंगे टोटल आंसर होगा 5% आया होगा, क्या होगा 5% आया होगा लाभ में। थर्ड आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। अब बनाने के लिए सिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना लिख रहा है 12,600 था, तो 12,600 ले दिए। इसमें क्या करा, सबसे पहले 26% का लाभ हो रहा, तो सीपी निकाला, तो हमेशा याद है लाभ में हमेशा 100 के ऊपर लिखे, यहाँ पे 126 कर दिए, तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा ना, तो इसका सीपी निकालिए तो टोटल कितना है 10,000 रुपये आ गया। उसे दूसरी कलाई के लिए निकालिए तो टोटल देखिए 1 लाख कितना था, ये जो भी आप लोग का था ना ये 26 था ना, ये यहाँ पे 2 जीरो था, ठीक है, यानी कि 12,600 था, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 10% हानि कर रहा था, हम लोग ये कर दें। अब सीपी में बेच रहे हैं तो यहाँ भी किए होंगे तो टोटल आएगा 14,000। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए 14,000 और 10,000 को ऐड करेंगे तो टोटल सीपी निकल गया, यानी कि दोनों कलाइयों के घड़ी का क्रय मूल्य निकाल, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 24,000 आ गया, ठीक है। और दोनों कलाइयों का विक्रय मूल्य, तो 12,600 को 2 से गुना कर देंगे, तो अल्टीमेटली इसको गुना कीजिए तो कितना 25,200 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग का यहाँ पे कितना था 24,000 आया था, 24,000 25,000 में से 24,000 को घटा दिया तो कितना आएगा 1,200 आ जाएगा। अब यहाँ पे सीपी कितना था, तो 24,000 था, तो 24,000 हम लोग कर दिए, गुना क्या करेंगे 100, तो यहाँ से अगर आप लोग करेंगे टोटल 5% आएगा, कितना आएगा 5% लाभ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 99 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। आई होप देखते हैं क्या लिख रही है। एक चाय बेचने वाला, नरेंद्र मोदी ना, एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। तो चाय बेचना शुरू, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति चाय बेचकर 10% का लाभ कमाता है। देखिए लाभ कमा रहे हैं तो 9 लिख देंगे, कितना 100 लिख देंगे ऊपर, नीचे 50% ले देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ सॉल्व किए 2 बार में 3 3 3 यानी कि यहाँ पे निकलेगा ना, तो प्रति कप चाय के सामग्री का कीमत कितना आ गया 6 रुपये आ गया। अब बोला 25% की वृद्धि हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 25% का वृद्धि करेंगे। तो 25% की वृद्धि के लिए क्या करते हैं, अल्टीमेटली आप लोग को पता भी होगा, बना लिए होंगे। यानी कि अगर टोटल देखिएगा
तो यहाँ पे क्या करें 6 रुपये था ना, 25% की वृद्धि यानी 125 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 25 25 25 25 चौक 100, फिर यहाँ से कीजिए तो 7.5 रुपये क्या आ जाएगा 7.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रति कप कितना लिख रहा है 10 रुपये, क्या लिखा है 10 रुपये। हम क्या करेंगे 10 रुपये में से 7.5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2.5 रुपये बचेगा। क्या बचेगा 2.5 रुपये बच गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या था 7.5 था, गुना क्या करेंगे 100, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 33.1/3 आएगा, 33.1/3। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 100 क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, वैसे आप लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्याएं जोड़े हैं। तो जोड़े हैं तो जिसका महत्तम समवर्तन 13 है। तो एक काम कीजिए ना, इसमें रुकिए, इसको थोड़ा सा बता देंगे, वेट कीजिए। देखिए यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता था, आप लोग कुछ मत कीजिए, 4 आदमी हैं 4 आदमी कर देंगे प्लस 6 बॉयज़ से बॉयज़ कर देंगे, किसी भी काम को कितना दिन में करें 6 दिन में। और उसी प्रकार आप लोग के लिए 4 बॉय तो 4 बॉय कर देंगे, सॉरी यहाँ लिख रहा था कि 6, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा 6 आदमी, तो 6 आदमी लेते हैं, फिर 4 बॉयज़ का ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करा 7 दिन में, यहाँ 7 दे देंगे। क्लियर है। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए इक्वल करने का प्रयास कीजिए। तो 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24 होता है, क्या होता है ये 24 होता है ना। यहाँ पे शायद 8 लिख रहा था, क्या 6 दिन में ही कर रहा है ये, वहाँ पे तो 8, सॉरी यहाँ पे 8 दिन है फ्रेंड्स, यहाँ 8 दिन है। ठीक है 8 है, तो 8 चौके 32 सेम कर दिए, प्लस 8 छक कितना होता है 48 भी हो गया। ठीक है, प्लस 7 छक कितना होता है 42 एम हो गया, फिर 7 चौक 28 भी हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को पूरे के पूरे समझ में आ गया होगा। तो एम को एम से घटाएंगे तो 42 में से 32 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों के सामने 10 एम आ गया, फिर 48 में से 28 को घटाएंगे तो 20 बी आ गया। अब यहाँ से बी और एम का रेशियो निकाले होंगे तो आप लोग देखिए बी बटा एम अगर निकाले होंगे ना तो रेशियो निकला होगा 1/2। आप लोग कुल काम निकाला था, शुरू में 4 था आदमी, 4 आदमी का क्षमता कितना था, देखिए एक आदमी का क्षमता मैन की क्षमता 2 था, 2 से गुना किए, प्लस 6 था बॉयज़ की क्षमता 1 था। यहाँ तक कर देंगे, आज टोटल कार्य का था 8 दिन में। यहाँ सॉल्व करते 4 दूनी 8 6 14, 14 को 8 से गुना करेंगे कितना आ गया 112। यानी कि फ्रेंड्स अब देखिए 112 हो गया। आप लोगों ने 5 आदमी और 4 लड़के, तो देखिए आप लोगों को क्या करना 112 तो हो गया, 5 आदमी तो 5 था, एक आदमी 2 के बराबर लिख रहा था, तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर आप लोगों को 4 आदमी 1 का यूनिट है तो 4 से जोड़ देंगे तो 112 प्लस 10 4 14 होता है। यहाँ पे डिवाइड किया तो 8 दिन आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वैसे देखिए क्या लिख रहा है, ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.1/3%, B शेष पूंजी का 25% और C शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ क्या लिख रहा है 1,19,000 है तो एक का हिस्सा क्या ना, कुछ मत कीजिए, जो आप लोग का दिख रहा है 1 लाख ये आप लोग का लिख रहा है ना, इसका एक का हिस्सा तो 1 का भाग 1/3 कर दीजिएगा, तो यहाँ से निकालिएगा तो 73 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर दीजिएगा। 103 का भी आप लोग इसी प्रकार बना लीजिएगा। देखिए 104 भी देख लीजिएगा, 105 तो इजी क्वेश्चन आप लोग देख के बना सकते हैं। इसी प्रकार देखिए इसमें 88 का पूर्णता विभाज्य बोला, तो 81 को 88 को तोड़िए तो 11 गुना क्या कीजिएगा 8 कर लीजिएगा। अब इसको ऐसा कीजिएगा कि 11 और 8 से कट जाए, 8 के लिए अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए सबसे छोटे बोला तो एन के आप लोग कुछ नहीं पता है तो हम लोग एन के यहाँ पे क्या कीजिएगा 2 पुट कर दिया, क्योंकि 2 4 24 हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए 106 हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, देखिए 107 भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। 108 भी आप ही लोग के लायक क्वेश्चन है ये, 108 तो इजी है। ठीक है, 108 भी इजी है। और बात करना 109 तो 109 भी इजी है, आप लोग बना सकते हैं। 110 तो 110 को भी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोग का पूरे मैथमेटिक्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या ये, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स साइंस के जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और एसओ में जो ऑपरेशन करता हूँ वहीं से क्वेश्चन आप लोग फंसेगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट नाउ फॉर साइंस ऑपरेशन क्लासेस। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है। सबसे पहले याद रखिएगा ऑप्शन लिखा आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का प्रथम नियम, केपलर का तीसरा नियम। तो आप लोगों को पढ़े होंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ना केपलर के तीसरे नियम पर आधारित होता है, तो केपलर के तीसरे नियम करेंगे, केपलर के तीसरे नियम, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को पता गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू
m2, फिर क्या बोलते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कीजिए m1 इंटू m2 बाय क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अगर सॉल्व कीजिए ना तो एफ बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते तो जी लिखते जो कि कांस्टेंट होता है, m1 इंटू m2 बाय क्या लिखे, आर स्क्वायर, ये होता फार्मूला। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ केपलर की गति से संबंधित दूसरा नियम, यानी कि दूसरा नियम जो होता है वो क्षेत्रफल का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे केपलर का तीसरा नियम होता है, क्या होता है, तीसरा नियम ही काम करता है। क्लियर है, आई होप पढ़े भी होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्ट टू आर क्यूब होता है, आई होप पढ़े होंगे। चलिए स्कंदन में धागों के जाल को क्या कहते हैं, आप लोग को मैं बताता चाहता हूँ। स्कंदन में धागों के जो जाल को कहते हैं वो फाइब्रिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइब्रिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज गुद्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है। तो देखिए गुद्दे की पथरी के निर्माण शामिल नहीं है। सबसे पहले याद रखिए गुद्दे की पथरी के निर्माण में सबसे पहले शामिल जो होता है, सबसे पहले ये होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है या कैल्शियम मॉलेट होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीलेट भी होता है, शामिल नहीं, कैल्शियम ऑक्सीलेट शामिल होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें शामिल नहीं होता है, फिर ना ही यूरिक एसिड भी शामिल होता है। तो पूरा कौन शामिल नहीं, तो ये दोनों शामिल नहीं होता। तो एक से अधिक कर देंगे इसमें, एक से क्या करें, एक से अधिक, क्योंकि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड शामिल होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट और यूरिक एसिड इसमें शामिल नहीं होता। तो एक से एक डी कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है ना वो ग्लूकोकार्टोइड्स को बोलते हैं, यानी ग्लूकोकार्टोइड्स को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्टेरॉयड हार्मोन वसा में घुलनशील होता है, यानी ये जो होता है ना किस में घुलनशील होता है, तो ये याद रखिए वसा हो ना यार, हाँ ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली में गुजरने में सक्षम होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जाम्पल पूछता है, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ स्टेरॉयड हार्मोन का एग्जाम्पल पूछता है ना, सबसे पहले लिखिएगा टेस्टोस्टेरोन, सबसे पहले क्या लिखिएगा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि आप लोग को पता होगा ये कहाँ पे पाया था ये, तो ये आप लोग का क्या नाम उसका, ये अंडाशय में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अंडाशय तो गर्ल्स में होता है, वृषण में पाया था, किस में पाया था, वृषण में पाया था। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन भी पाया था। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए एक मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हो जाना ये, हाँ तो स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी को क्लिक करेंगे। अब मैं कुछ कंसेप्ट भी बता दिया। एक होता है पेप्टाइड हार्मोन, तो पेप्टाइड हार्मोन अमीनो अम्ल से बने होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन कहाँ पाया था, तो आप लोग को अल्टीमेटली में बताया था अग्नाशय, तो ये याद रखिए अग्नाशय द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्लियर है। चलिए नाभिक की संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए नाभिकीय झिल्ली नाभिक का एक दोहरी परत वाला आवरण होता है जो कि पेरीन्यूरियल स्पेस द्वारा अलग किया था। बिल्कुल पहला आप लोग का सही है। न्यूरियोलस में आरएनए डीएनए हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। इसमें आरएनए इसमें क्या होता है ना, केवल और केवल आरएनए के बने होते हैं, ये गलत आप लोग का हो गया। न्यूरोप्लाज्मा में कैस ई भी आप लोग का सही है। तो यहाँ पे देखा तो ऑप्शन नंबर बी को गलत कर सकते हैं, बहुत ही इंटरनली क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा केंद्रिका प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। क्लियर है। चलिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं नाभिक के बारे में। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा ये सेल होता है। ठीक है, तो सेल के जो अंदर पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्यों ही हम लोग बोलते हैं नाभिक। और नाभिक का जो खोज किया था 1831 में, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये आप लोग सबसे पहले याद रखिए, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन पूछा था। अब केंद्रक के चार भाग होते हैं, पहला होता है केंद्रक कला होता है, फिर केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होता है, क्रोमेटिक धागा होता है। इस टाइप से आप लोग को पढ़े होंगे। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए जो नाभिक होता है उसे बोलते हैं सेल का मदर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल का मदर बोलते हैं। और सबसे लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ द जो सेल होता है वह न्यूक्लियस ही होता है। क्लियर है। चलिए एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो क्वेश्चन तो काफ़ी दमदार है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग भी दमदार हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 गैलेडियम और ग्रेसोलियस का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर में करते हैं, किसमें करते हैं, अगर में। तो गैलेडियम और ग्रेसोलियस का उपयोग अगर के निर्माण में कहते हैं। क्लियर है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ थैलोफाइटा में शैवाल जीवाणु एवं कवक का अध्ययन होता है। थैलोफाइटा में किसका होता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। थैलोफाइटा आप लोगों को मैं बताया था, थैलोफाइटा में ना दो चीज़ का अध्ययन होता है। पहला होता है शैवाल का, पहला किसका होता है, शैवाल का, और दूसरा किसका होता है, कवक का। ये दोनों का अध्ययन किस में होता है, तो अगेन आई रिपीट थैलोफाइटा में होता है। क्लियर है। आई होप पढ़े होंगे। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा उम्र से संबंधित विकार है? तो यहाँ पे देखिए टेटनी, गॉट या ऑस्टोपोरोसिस। देखिए ऑस्टोपोरोसिस जो होता है ना उम्र से संबंधित विकार होता है। सबसे पहले याद रखिए ऑस्टोपोरोसिस रोग में रोगी की हड्डियों के अंदर खोखली और कमजोरी होता है, यानी हड्डी जो है उसके अंदर खोखला हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। ये जो होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य वजह होता है, यानी इसका जो मेन जो रीजन होता है वो कैल्शियम होता है, उसके साथ विटामिन डी होता है। क्लियर है? अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए बीएमडी होता है, एक रोग होता है बीएमडी। देखिए बीएमडी जिसे बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अनुवांशिक रोगों का एक समूह है जिसमें संचलन यानी चलने फिरने और हिलने डुलने का नियंत्रित करने वाली कंकालीय मांसपेशियों में कमजोरी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसको बीएमडी रोग होता है ना वह लगभग से ज़्यादा 13 साल तक ही जीवित रहा था। उसके बाद क्या होता है उसका बॉडी काम करना बंद हो जाता है, लास्ट टाइम वो क्या डेथ कर जाते हैं। मेरे घर में खुद मेरा एक छोटा भाई था, उसका मौत हो गया था इसी से 8 नवंबर 2021 को हो गया था, बीएमडी रोग से हो गया था। क्लियर है? तो बहुत ही दुख वाला चीज़ होता है। इसमें बॉडी शुरू में सही रहता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है ना तो पूरा बॉडी जो ना कार्य करना बंद कर देता है, पूरा पेट के अंदर हड्डी आ जाता है, लास्ट टाइम वो डेथ कर जाता है। ये होता है, बहुत ही दुख की बीमारी है, इससे बड़े जन्म ही नहीं देता। सो बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी का कार्य नहीं है? तो पहला लिखा यह पानी का धारण करता है, बिल्कुल करता है। यह जड़ों का हवा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। यह एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जो पौधे को स्थिर करती है, तो गलत, इसका कार्य नहीं है मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अधिकांश नाइट्रोजन पौधे में से कैसे प्रभावित होते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता अधिकांश पौधे में कार्बनिक आयनों के रूप में प्रभावित होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ना कार्बनिक आयनों के रूप में प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा इसमें जो आता है ना देखिए नाइट्रोजनीकरण के द्वारा आता है। ठीक है, और पौधे प्रायः नाइट्रेट के रूप में, यानी याद रखिए पौधे जो होता है ना याद रखिए नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन लेते हैं। कौन सा हृदय की मांसपेशियों की विशेषता नहीं है? देखिए एकदम कहाँ से पूछ रहा नहीं है। वे लगातार काम करते हैं, वे शाखायुक्त होते हुए धारीदार नहीं होते। देखिए वे लगातार काम भी करते हैं, शाखायुक्त भी होते हुए धारीदार नहीं है बल्कि होते हैं। गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ धारीदार नहीं है जो कि गलत है, यहाँ पे धारीदार होते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में योगदान दिया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्रकाश संश्लेषण में जो अध्ययन किया था वह मेल्विन केल्विन ने किया था। किसने किया था? मेल्विन केल्विन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और हरविंद खुराना आप लोगों को पता है डीएनए का टेस्ट किया था, और ग्रेग मेंडल आनुवांशिकता का जनक कहलाते हैं। छोटी आंत के 3 भागों के आकार से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? देखिए छोटी आंत अगर आप लोग बनाते होंगे तो देखिए आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए आप लोग इस टाइप से बनाए होंगे, आप लोग इस टाइप से छोटी हो, रुको एक मिनट। देखिए आप लोग अगर बनाए होंगे ना तो इस टाइप से हो नहीं, इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, तो छोटी आर्ट में क्या होता है ना 3 पार्ट्स होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। सबसे ऊपरी जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं डेडूनम। क्या बोलते हैं? डेडूनम बोलते हैं। अब एक होता है जेजूनम। क्या होता है? जेजूनम होता है। एक होता है डेडूनम, एक होता है डेडूनम। सुनते हैं? डेडूनम होता है, जेजूनम होता है, एक एलियम होता है। क्लियर है? तो डेडूनम, जेजूनम और एलियम होता है, ये तीनों चीज़ होते हैं। और एलियम से छोटी आंत बड़ी आंत जुड़ी होती है। क्लियर है? डेडूनम, जेजूनम, एलियम। सबसे ऊपर में होता है डेडूनम, फिर होता है जेजूनम, फिर होता है बीच में एलियम होता है। क्लियर है? ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख रहा है डेडूनम सी आकार का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए ये जो आप लोग का डेडूनम देखिए सी आकार के होते हैं, यानी देखिए डेडूनम को याद रखिएगा सी आकार के होते हैं। क्लियर है? बात करना चाहते हैं जेजूनम, तो जेजूनम जो होता है ना वह स्मॉल स्टैंड की होती है, तो डेडूनम जो होता है सी आकार का होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी बोला डूडेनम जी आकार का। क्या बोला क्वेश्चन? कौन सा कथन गलत है? ये तो टब डूडेनम जो होता है ना वह जे आकार का नहीं होता है। डूडेनम जो होता है ना वह जे आकार के नहीं होता बल्कि सी आकार का होता है। पहला ही तो आप लोग का यानी कि यही तो आप लोग का गलत हो गया, डूडेनम का गलत हो गया। ये जे आकार की नहीं होती बल्कि सी आकार की होती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? सी आकार का होता है। इलियम क्या होता है? अत्यधिक कुंडलित होता है। अभी मैं दिखा दिया था इलियम जो होता है ना वह अत्यधिक कुंडलित होता है, या छोटी आंत और बड़ी आंत के दोनों के बीचों में पाए थे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और डेडूनम सी आकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए आप लोग का इसका चित्र है। किसका है ये? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ये किडनी का चित्र है। दिए गए चित्र में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत अंकित है? देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा जाइए आराम से, है ना। तो देखिए वृक्क धमनी, देखिए इसमें देखिएगा ना तो आप लोग हेपेटिक, ऑप्शन नंबर बी आप लोग गलत है, हेपेटिक पॉडर सीरा। ठीक है, हेपेटिक पॉडर सीरा, तो इसमें याद रखिए वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये आप लोग का क्या है? किडनी का पार्ट से है। ठीक है, तो इसमें ये यूरेथ्रा होता है जिससे बोलते हैं क्या बोलते हैं? मूत्राशय बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लेडर होता है जिससे जाता है ये यूरेटर होता है। डॉर्डस अरोटा होता है, हेपेटिस पॉड, इस सारी चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल की कार्बोहाइड्रेट सामग्री में कौन सा ईंधन उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए शैवाल की बात करें ना, तो शैवाल के कार्बोहाइड्रेट भाग में किण्वित होता है जिसके कारण ब्यूटेनॉल का उत्पादन होता है। किसके होता है? ब्यूटेनॉल का होता है, ब्यूटेनॉल का होता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये। वसा का गलनांक होता है, तेल का गलनांक होता है। याद रखिए वसा का जो गलनांक होता है काफ़ी अधिक होता है, लेकिन तेल का गलनांक कम होता है। तो उच्चतम और निम्नतम यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान करें। हमेशा फ्रेंड्स याद है कि संपर्क प्रक्रिया का जो प्रयोग करते हैं ना, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के रूप में करते हैं, यानी कि V2O5। इससे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे। तो V2O5 यानी वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? सबसे पहले याद रखें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सी यानी NaCO3। याद रखें फ्रेंड, अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? देखिए Na2CO3 देता है, यानी सोडियम कार्बोनेट देता है। उसके बाद बात करना चाहते थे H2O देता है, फिर क्या देता है? CO2 देता है। याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दिख रहा है क्या नहीं देता है, क्या नहीं देता है। तो ये नाइट्रोजन नहीं देता है, हाइड्रोजन भी नहीं देता, सोडियम कार्बोनेट केवल देता है। तो यानी दो को तो नहीं दे रहा। तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों यानी उपयोग में एक से अधिक हो गया। क्लियर है? याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं आप सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो फ्रेंड सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखिए NaHCO3 होता है। क्लियर है? इसका प्रयोग करते हैं पहला केक बनाने में करते हैं, आटा गूंदने के लिए, किण्वित करने के लिए, तो बालों को धोने के लिए भी करते हैं। कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए एक विधि है? तो ये सब क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की विधि है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH होता है। ठीक है? तो याद रखिएगा काष्टीकरण प्रक्रिया द्वारा ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्लोर क्षार। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो सेकंड चैप्टर देखिएगा, NCERT का लिख रहा होगा क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में NaOH तैयार करने की एक विधि होती है। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है देखिए क्लोर क्षार, तो सबसे पहले एक क्षारक होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रबल क्षारक NaOH होता है। अब क्लोर यानी क्लोरीन से इसको अभी क्रिया कराता है। तो जब भी अभी क्रिया करेगा ना, तो ये बनाता है Na2CO3 बनाता है। क्या बनाता है? Na2CO3 बनाता है। अब इसके बाद H2O बना देता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जब गैस के दबाव और तापमान के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? देखिए जब भी गैस का दबाव और तापमान के बीच ग्राफ खींचते हैं ना, तो इससे बोलते हैं आइसोकोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक बोलते हैं। आई रिपीट, देखिए इस टाइप से ग्राफ होता है, प्रेशर होता है। ठीक है? और ये जो आप लोग का जो ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है ये वॉल्यूम होता है, और ये आप लोग का प्रेशर होता है। याद रखिएगा। अब देखिए आइसोकोरिक में क्या, देखिए इसमें तीन चीज़ होता है। एक होता है इस टाइप से, देखिए ये होता है आप लोग का आइसोबेरिक। ठीक है? अब देखिए इस टाइप से जो नीचे जो आता है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? आइसोथर्मल। एक और जो थोड़ा सा नीचे आता है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। क्या होता है ये? एडियाबैटिक। चलिए मैं सारी चीज़ को बता देना चाहता हूँ। देखिए आइसोबेरिक में क्या होता है? आइसोबेरिक यानी इसमें दबाव कांस्टेंट यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है। थर्मल में आप लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है। ठीक है? एक होता है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के बारे में पूछा, इसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्लियर? याद रखिए आप लोग। तो देखिए अगेन आई रिपीट, देखिएगा याद रखिए। देखिए आप लोग शायद पढ़े हुए होंगे तो अच्छी बात है। देखिए आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, पीवी का क्या होता है? NRT। क्या होता है? NRT। अगर देखिए इसमें 3-4 कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं तो P बराबर क्या है? NR तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, P बराबर क्या बच गया? T। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यदि दबाव यानी प्रेशर और तापमान के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या बचे? वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। आज जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है उससे बोलते हैं आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। कैसे किए आप लोग याद रखें, पीवी बराबर क्या होता है? NRT। पीवी बराबर क्या होता है? NRT। अब देखिए मैं अगेन आई रिपीट, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करें तो कांस्टेंट करें तो पी रहने देंगे बराबर, NR तो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या बच गया? टी। तो देखिए पी और टी के बीच ग्राफ कर दिए ना, तो अब मेन कौन था? भी था। तो भी को क्या बोलते हैं? जिसमें भी कांस्टेंट उसको बोलते हैं आइसोकोरिक। क्लियर है? और आइसो बार क्या होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड आइसो बार यानी होता है प्रेशर। अगर देखिए आप लोग को एक इक्वेशन याद है, पी वी क्या होता है? NRT। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो भी बराबर क्या बचेगा? टी। तो इसमें रहेगा तो इससे बोलेंगे आइसो बार। आई होप पढ़ लिए होंगे। क्लियर है? चलिए आप लोग पढ़े होंगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इसके रिगार्डिंग मैं बता रहा था। स्थिर ऑक्टेट विन्यास प्राप्त करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को साझा करने या स्थानांतरित करने
करना किस नियम का पालन करता है? हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अगर पढ़े होंगे क्लास 10 का कंसेप्ट है ऑक्टेट थ्योरम होता है। क्या होता है? ऑक्टेट थ्योरम। तो राइट आंसर करेंगे ऑक्टेट नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले याद रखें ऑक्टेट थ्योरम दिया किसने था? तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? ये न्यूलैंड ने दिया था। और इसके अनुसार इन्होंने जो अपने अपने आवर्त सारणी में कुल 56 तत्वों को सजाया था और लास्ट इसका जो शामिल था वह कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। इन्होंने एक संगीत का प्रयोग किया था, सारे गामा पा धा नी सा। और त्रिक नियम किसने दिया था? तो डॉबे रैनल ने दिया था। क्लियर है? चलिए, बॉन्ड क्रम और बॉन्ड की लंबाई के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। हमेशा याद रखें, बॉन्ड क्रम और बॉन्ड की लंबाई के बीच अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक होते हैं। क्या होती है? आनुपातिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे H2O, तो H2O के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए H2O को अगर निकालते O लिखते थे यहाँ पे, H यहाँ लिखते थे, है ना। तो यहाँ से आप लोग एंगल बनाते होंगे, तो यहाँ से जो एंगल बना आई थिंक 104 डिग्री बनता था। ठीक है, तो ये जो बनता है ना, इसे को ही हम लोग बोलते हैं। कौन से 104वें तत्व का नाम है? तो 104वें तत्व का नाम ना एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जिसे बोलते हैं रदरफोर्डियम। क्या बोलते हैं? नहीं ना ना ना, 104 में ना इसमें होता है रदरफोर्डियम भी होता है, और सोवियत वाले जो नाम रखा था कुर्चाटोमियम रखा था, यानी दोनों हो गया। अमेरिकन वाला रदरफोर्डियम रखा था वही, और रशियन वाला रखा था कुर्चोटियम। तो देखा है तो ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगर फ्रेंड 104 में जो तत्व उसका नाम यूपिक बोलेगा ना, तो देखिए इसका होता अन, क्या होता है? आगे अन लिखते हैं, जीरो के लिए नील लिखते हैं, अनिल। अब 4 को क्या लिखते हैं? क्वाडियम। तो अनिल क्वाडियम, ये होता है आप लोग इसका यूपिक नेम। क्लियर है? अब बात करना बस इतना ही तो इसमें। चलिए नेक्स्ट, प्रदूषण के आसानी से पहचाने जाने वाले स्रोत को क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिए, प्रदूषण के आसानी से पहचाने जाने वाले स्रोत को क्या बोलते हैं? तो बिंदु स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु स्रोत। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आकार लगभग होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, परमाणु का जो आकार होता है लगभग 1 नैनोमीटर होता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है, या फिर 1/10 नैनोमीटर कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, तो 1/10 यानी 0.1 है, 0.1 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो 134 क्वेश्चन के बाद में आ चुके हैं 135 में। देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कौन स्वतः स्फूर्त चुंबक प्रभावित है? देखिए यहाँ पे अगर देखिए ना, स्वतः स्फूर्त बोल रहा, तो स्फूर्त के बारे में बात करते हैं, लौह चुंबक यानी फेरोमैग्नेटिक सेल होता है। क्लियर है? तो फेरोमैग्नेटिक जो आप लोग का मैग्नेट होता है वो होते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, ये तीनों होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? इसमें सापेक्ष चुंबकता का जो मान होता है ना, वह 1 से काफ़ी अधिक होता है। चलिए, चुंबक के 3 प्रकार होते हैं। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होते हैं डाईफेरो पारा, डाईफेरो पारा। अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं चैप्टर में पढ़ाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं। यदि लेंस को पानी में रखा जाए तो पानी के संबंध में लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, लेंस के संबंध में पानी का अपवर्तनांक जब म्यू निकालेंगे तो A/V लिखिएगा, A/V, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, प्रकाश कैसे उत्सर्जित होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था से निचली अवस्था से संचरण से होती है। एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है तो कौन सा संरक्षित होगा? तो इसको हमेशा बोलते हैं संवेग संरक्षण होता है। क्या होता है? संवेग संरक्षण होता है। एक हाथी और चींटी को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है तो ऐसा करने में आवश्यक वेग क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, दोनों क्या हो जाएगा? समान वेग करेगा। क्या रहेगा? समान वेग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, बस क्वेश्चन देखिए, कौन एक प्रभावी शीतलक है? तो ऑप्शन नंबर देखा ना, तेल और पारा दोनों होते हैं। तो कौन प्रभावी शीतलक है? ये गलत दिख रहा है, रुके। इसमें अगर देखा ना तो केवल पानी होता है, प्रभावी होता है, पानी होते हैं। चलिए, बस क्वेश्चन दोहरा, कौन सा जीव दोहरा परिसंचरण दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर अगर देखें ना, तो फ्रेंड्स आप लोग अल्टीमेटली पता होगा, स्तनधारी भी दोहरा परिसंचरण होता है, पक्षी भी होते हैं और मगरमच्छ भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, एक कौन सा जीव दोहरा परिसंचरण, तो मनुष्य भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मगरमच्छ भी करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को अच्छे से पता होगा। चलिए, 143 क्वेश्चन हो चुका है, और भी क्या कुछ हो चुका है? बस कुछ क्वेश्चन और देखिए, कौन मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल कौन कौन है? देखिए, परि यानी होता है चारों तरफ, संचरण यानी कि रक्त के प्रभाव को बढ़ाना। सबसे पहले इसमें शामिल होता है आप लोग को हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। उसके बाद आप लोग को ब्लड होता है, फिर होता है ब्लड वेल होता है, रक्त कोशिका होता है, लसिका वगैरह होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे चीज़ को लिख रहे हैं, यानी उपरोक्त में 1 से अधिक लिख देंगे। कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? सबसे पहले याद रखिए, अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है वह होता है आप लोग को, देखिए मान लीजिए कि मस्तिष्क में बनाते, देखिए यहाँ पे मैं मान ली ब्रेन हो गया, तो ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है फ्लोर, देखिए एक होता है अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है? तो याद रखिए, अग्र मस्तिष्क का 2 पार्ट्स होता है, एक होता है सेरेब्रम होता है, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वही मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का 2 पार्ट होता है, एक होता है सेरेबलम, एक होता है पोन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग
लोगों को बोला अगर मस्तिष्क का पार्ट्स नहीं है तो देखिए अगर मस्तिष्क का देखिए सेरेब्रम थैलेमस होता है, लेकिन पोन्स जो होता है ना वो आप लोग का पश्च मस्तिष्क का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, और याद रखिए मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है वह सेरेब्रम होता है। आप लोग का जो भी याददाश्त जो है, यानी जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ या जो भी मेमोरी रहता है उससे सेरेब्रम रहता है। थैलेमस क्या करता है, ये आप लोग को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, जो आपके अंदर जो प्यार है, गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है किसी को, हाइपोथैलेमस करता है। अपोन्स क्या करता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो अल्टीमेटली भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, याद रखिएगा। सबसे पुराना अगर देखें ना, सबसे पुराना जो था आप लोग का तारापुर कहाँ पे, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। फिर एक होता है काकरापारा जो कि गुजरात में होता है। कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में। नौरारा कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ पे, तो कर्नाटक में। फिर कुडनकुलम कहाँ पे, तमिलनाडु में। रावत भाटा कहाँ पे, तो राजस्थान में। इस टाइप से आप लोग पढ़े हुए होंगे। विश्व में किसी भी अन्य प्रकार की फसल की तुलना में कौन सी फसल अधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो हमेशा याद रखें अनाज। क्या होता है ये, अनाज। याद रखें विश्व में किसी भी अन्य प्रकार की फसल की तुलना में अनाज अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स अनाज देखिए, जो अनाज होता है ना, ज्वार फसल ऊर्जा के लिए आवश्यक, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है ये, कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या मिलता है, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट देखिए, दाल से क्या मिलता है, तो दाल से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या करता है, अमीनो एसिड में टूटता है ना। आप लोगों को पता होगा अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट दोनों जो एनर्जी देता है 4.2 किलो कैलोरी देता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो देता है वो वसा देता है 9.2। चलिए, बहुत सारे मैं बता दिया आप लोग को। जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रिया का संचालन किस क्रम के माध्यम से होता है, तो अल्टीमेटली होता है जैव भू रासायनिक चक्र से होता है ये। खाद जाल के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिति सत्य नहीं है, तो देखिए एक खाद वेब एक ही स्तर पर चलता है, बिल्कुल सही है ये। एक खाद्य एक उत्पादक से समाप्त होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों उपयोग एक से अधिक कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी की संख्या को क्रमिक पोषी स्तर पर दर्शाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ना, ये जो स्तर दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोषी पिरामिड के रूप में होता है, जो कि नहीं दे रहा। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर देंगे। चलिए, ये रहा सारे क्वेश्चन। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग आंसर को मैच कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को आंसर दिखा दी हूँ, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और ये रहा, कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरे का पूरे जो भी क्वेश्चन था सारे को मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। फिर से अगेन आई रिपीट, खुद की नज़र में बेदाग रहो, दुनिया का तो नज़रिया ही खराब है। क्लियर है, ये रहा आप लोग के सामने। और इसमें क्या आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तो फ्रेंड्स सेट नंबर मैं 9 लेके आऊँगा। और भी आप लोग को किसी सब्जेक्ट का डिमांड होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा। और कैसा लगा, कहीं आप लोग कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्या इसमें मैं ऐड करूँ जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो सके, सारी चीज़ को बताइएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। बाय, सागर कुमार, गझंडी, झारखंड, कोडरमा।